नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं, आप सुनाइएगा। हम भी बहुत ही बढ़िया हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। चलें? हाँ जी चलो। तो अमेंडमेंट क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीए फाइनल, सीएम में सीएस वाले बच्चे भी देख सकते हैं। और आपका मई 2022 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। अमेंडमेंट बहुत ज्यादा नहीं है और जो भी हैं उन्हें हम हंसते खेलते कूदते आराम से कवर कर लेंगे। दूसरी बात, किताब की लैंग्वेज को पढ़ना देखना आपके लिए बड़ा बोर काम होता है, इसलिए मैंने सारी की सारी अमेंडमेंट को हैंड रिटन नोट्स में तब्दील कर दिया है। किताब भी है, जिस किताब का मैं इस्तेमाल करूंगा यहां पर, वो मेरी वेबसाइट crajkumar.com पर फ्री रिसोर्सेज में अवेलेबल है। वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो भी नोटिंग है क्लास की, जो हैंड रिटन नोट्स मैंने तैयार कर दिए हैं आपके लिए, ये नोटिंग भी आपके लिए अवेलेबल होगी वहीं पर। कहां? crajkumar.com फ्री रिसोर्सेज, वहां से आपसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप मेरा साथ दीजिएगा, आप और हम मिलकर अमेंडमेंट्स को कवर करेंगे। मैं चाहता हूं कि आपको ये महसूस ही ना हो कि यार कुछ नया भी पढ़ा है। आपको लगना चाहिए ये तो हमें आता था, पता थी इसकी तो हमें पहले से। तो स्वागत है आपका यहां पर आकर। पहला चैप्टर है डेफिनेशन। डेफिनेशन के अंदर ये इंटरमीडिएरी की डेफिनेशन आती है सेक्शन 2 ऑफ आईजीएसटी एक्ट के अंदर, और इसके लिए एक सर्कुलर इशू किया गया है। सर्कुलर नंबर ये वाला है। क्या नंबर याद रखना है? ऐसे की तैसी कोई जरूरी नहीं है सर्कुलर नंबर याद रखने की। सर्कुलर ने क्या बोला है वो हमें यहां पर देखना होगा। सर्कुलर काफी डिटेल में दिया गया है, 2-2.5 पेजेस में सर्कुलर आपका दे रखा है। कोई बात नहीं, हम इसको समझते हैं अच्छे से। पहले तो इंटरमीडिएरी के बारे में हमें खुद से पता होना चाहिए कि ये होता कौन है, कैसे है, क्या मामला है। तो पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। किताब में रीडिंग तो बेकार का काम है और बाद का काम है। इंटरमीडिएरी शब्द को सुनने से ही मन में यह विचार आ जाता है कि हम एक एजेंट की बात कर रहे हैं, हम एक बिचौलिए की बात कर रहे हैं। जो एजेंट होते हैं वो आपके 2 तरीके के होते हैं। एक होता है रेस्पॉन्सिबल एजेंट, एक होता है नॉन रेस्पॉन्सिबल एजेंट। पहचान कैसे करते हैं? सर रेस्पॉन्सिबल वो जिसके थ्रू होकर इनवॉइस गुजरे, उसे बोलते हैं रेस्पॉन्सिबल एजेंट। जैसे मान लीजिए ये सेलर है, वो बायर है और यहां एजेंट है। तो रेस्पॉन्सिबल एजेंट वाले केस में बिलिंग यहां से डायरेक्ट कस्टमर को नहीं होती, पहले यहां से यहां जाएगी, जो एफओसी होने पर भी सप्लाई बनती है, फिर वहां से आगे आपको करी जाएगी। ये होते रेस्पॉन्सिबल एजेंट। जो गैर रेस्पॉन्सिबल है वो क्या है कि ये सेलर है, वो बायर है, और जो एजेंट होगा वो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, मतलब कि इनवॉइसिंग उसके थ्रू रूट आउट नहीं होगी। वो एक हवाई एजेंट यहां होता है। दोनों पार्टीज को एक ट्रांजैक्शन के लिए मिलाता है, अपना कमीशन लेता है और चलता बनता है। दैट्स इट। फिर कहीं और जाकर देखता है, स्थायी नहीं होता है। तो यहां जो इंटरमीडिएरी की परिभाषा में गठित किया गया है, बताया गया है, ये उन एजेंट की बात करते हैं जो कि हवाई होते हैं, गैर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए। यहां बैठा हुआ एजेंट 2 पार्टीज को मिलवाता है। इट्स जस्ट लाइक जैसे शादी में नहीं होते बिचौलिया, वैसे ही तो है ये इंटरमीडिएरी बिचौलिया। अब लड़के वालों को लड़की वालों को दोनों को आपस में मिला दिया कि भाई देख लो, बात कर लो, आपस में एक दूसरे को समझ लो, जो भी डिस्कशन करना है कर लीजिए। अगर आप एक दूसरे को पसंद करते तो फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। तो वो मीडिएशन का काम वहां पे करके चलता है। कल को अगर लड़का शराब पीने लगा या पहले से पीता था, पता अब लगा है, तो क्या लड़की वाले बिचौलिए का कॉलर पकड़ेंगे कि भाई तूने कहां फंसवा दिया हमें? या लड़के के कुछ उल्टे सीधे और कारनामे निकले तो क्या लड़की वाले पकड़ेंगे उस बिचौलिए को जाकर? सिमिलरली अगर मान लीजिए लड़की जो आई वो बड़ी स्वभाव की खूंखार निकलती है, अगर मान लेते हैं, तो क्या लड़के वाले बेचारे बड़े सीधे हैं, लड़का तो गाय है, गाय, हिंदी वाली गाय की बात कर रहा हूं मैं, लड़का तो गाय है, कहेंगे तो क्या ये लड़के वाले बिचौलिया को कोर्ट में घसीट कर ले जाएंगे कि तूने कहां फंसवा दिया मैं भाई साहब?
ऐसा नहीं होता। वो उसका काम सिर्फ दोनों पार्टीज को मिलाना होता है, आपस में समझ लो, देख लो, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। कल को कोई भी फॉल्ट इनके बीच में निकलता है तो ऐसे एजेंट को बोलते हैं गैर रिस्पॉन्सिबल। तो यहां पर भी हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो ये एजेंट जो होता है इन दो पार्टीज को मिलवाता है किन कामों के लिए? शादी के लिए तो खैर मिलवाता है। यहां बात कर रहे हैं लॉ के अंदर गुड्स के लिए मिलवाता है, सर्विसेज के लिए मिलवाता है, या कुछ ऐसे के लिए भी मिलवाए जो गुड्स या सर्विस नहीं होते हैं, जैसे कि शेयर्स और सिक्योरिटीज हो गए मेरे कबूतर, तो उसके लिए भी मिलवाए तो भी हम यही कहते कि ठीक है भाई, ये आपका इंटरमीडिएरी यहां पर कहा जाता है। ठीक बात है। तो ऐसे ही कुछ परिभाषा यहां पर दी गई है। ये इंटरमीडिएरी वो व्यक्ति होता है, कोई ब्रोकर है, एजेंट है, किसी और नाम से बुलाइए, जो अरेंज करता है, फैसिलिटेट करता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ और सिक्योरिटीज, शेयर सिक्योरिटीज, जो ना गुड्स होते ना सर्विस होते हैं, बिटवीन 2 और मोर पर्संस। लेकिन बट डज नॉट इंक्लूड, इसमें कौन शामिल नहीं होगा? जो अपनी जिम्मेदारी पर काम कर रहा होता है ऑन हिज ओन अकाउंट। मेन ट्रांजैक्शन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है उस बंदे को यहां पर शामिल नहीं करते। रेस्पॉन्सिबल एजेंट की बात हम यहां पे नहीं कर रहे हैं, ये परिभाषा बोलती है। ये तो हमें पहले से आता था, अभी तक मैंने उसका रिवीजन करवाया है। रिवीजन के अंदर भी आप देख लीजिए, मैंने केस बना कर दिए हैं आपको मेरे बच्चा। ये नोटिंग है हमारी साहब, और इसमें प्रॉपर एक एक केस को मैंने अच्छे से बता कर दिया है। ये सेलर है, ये बायर है, ये एजेंट है, इसके तो ट्रांजैक्शन रूट आउट हो रही है। मेन ट्रांजैक्शन मान लीजिए फर्नीचर की थी, लाइबल टू जीएसटी होगी, और इस बंदे को जो कमीशन मिलेगा, चूंकि ये इंटरमीडिएरी है, सर्विस भी है। प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेक्शन 12 लगता है, बोथ द पार्टी इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो 12(2) के मुताबिक बात करेंगे। अदरवाइज 13(8) के मुताबिक लोकेशन ऑफ द सप्लायर यहां पर बात करी जाती है। सेक्शन 13 के अंदर स्पेशली बोल रखा है इंटरमीडिएट का प्लेस ऑफ सप्लाई ये रखवाया जाएगा, लेकिन सेक्शन 12 के अंदर इंटरमीडिएरी की प्लेस ऑफ सप्लाई में अलग से कोई जगह नहीं है। तो इसके लिए रेजुडरी प्रोविजन ही अप्लाई किया जाता है कि पहली पसंद है कमला पसंद, रेसिपिएंट की लोकेशन वो ना हो तो फिर सप्लायर की लोकेशन पर हम आ जाते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको बना कर दिया, तो फाइनली ये बंदा इंटरमीडिएरी है। ऐसे अगले केस में अगर सर्विसेज का अरेंजमेंट कराए तो मेन जो सप्लाई है वो एक सर्विसेज की है, बंदे को अपना कमीशन मिला, ये एंसिलरी सर्विस होती है। दोनों पार्टीज को मिलाने का काम कर रहा है, कमीशन ले रहा है, एंसिलरी सर्विसेज यहां पर दे रहा है, तो इस पर भी जीएसटी यहां पर आ जाएगा। सिक्योरिटीज के लिए मिलवाया तो मेन ट्रांजैक्शन तो जीएसटी के दायरे से बाहर हो जाती है, क्योंकि शेयर्स ना गुड्स ना सर्विस है। लेकिन इसने जो अपनी ब्रोकरेज या कमीशन लिया है दोनों पार्टीज को मिलवाने के लिए, तो हम जानते हैं सर्विस की परिभाषा में लिखा हुआ भी था कि भाई इसे एक्टिविटीज इन रिलेशन टू सिक्योरिटीज होती है तो उसे हम सर्विस मानते हैं, इंटरमीडिएरी की सर्विस है, अकॉर्डिंगली ये भी जीएसटी के दायरे में आ जाएगा। तो यहां से हमें क्या क्या बातें देखने को मिलती हैं कि यहां यह ट्राइंगल बना हुआ होता है, दो पार्टीज ये अपना प्रिंसिपल होते हैं, एक सप्लायर हो गया, एक रेसिपिएंट हो गया, इनको मिलवाने का काम बिचौलिया करता है, एक लड़के वाले, लड़की वाले और एक बिचौलिया, 3 पार्टीज होती हैं। 2 ट्रांजैक्शन होती हैं, एक इनके बीच में होती है जो कि मेन ट्रांजैक्शन कही जाती है, और ये जो एजेंट काम कर रहा है उसे एंसिलरी ट्रांजैक्शन के नाम से जानते हैं। और कसम खा के बता रहा हूं, अभी तक कुछ भी नया नहीं पढ़ा है, सब कुछ वो पुरानी बातें चल रही हैं। और एजेंट यहां पर रिस्पॉन्सिबल एजेंट नहीं होता है, और सब कॉन्ट्रैक्टिंग अगर कर रहे हो तो वो इंटरमीडिएरी का पार्ट नहीं बनता है। मतलब सर, मतलब बता रहा हूं, आपके इसी सर्कुलर के अंदर जो दिया हुआ है उसमें 4 इलस्ट्रेशन दे रखे हैं इंटरमीडिएरी को समझाने के लिए। चारों को मैंने यहां पर लिखा है, समझते हैं जरा कि वाकई में हमें कुछ नया सीखने को मिलता है या नहीं मिलता है। यहां पर सप्लायर आपका ए हो जाता है, मेन ट्रांजैक्शन मशीन की है, ये बी है अपना। ये सर्कुलर के एग्जांपल्स हैं 4। कमीशन मिला, इंटरमीडिएरी बंदा है, नो डाउट मशीन की ट्रांजैक्शन करवा रहा है, इंटरमीडिएरी है, और बात बन जाएगी, जीएसटी के दायरे में आ जाएगा। यहां बताना, ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था ए, इसके पास में कोई बी आता है और वो कहता है कि हमारे लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करके दीजिएगा। अब जो ए है ये कहता है कि भैया मुझसे नहीं हो पा रहा, या मेरा पास समय नहीं है। उसका ऑर्डर तो ले लिया कि ठीक है हम आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करके देंगे, लेकिन इसने काम को आउटसोर्स कर दिया, सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि भैया तू ये काम कर, सी को काम कर दिया। अब सी डील करता है इससे कि भाई कैसे चाहिए, क्या चाहिए, क्या है, कैसे, जो भी है वो यहां पर इसको करके देता है। तो क्या यहां पर ये केस इंटरमीडिएरी का है, बिचौलिए का है? यस और नो? देखिए, इनवॉइसिंग भी अगर होगी तो ये इसको बिलिंग करेगा, ये इसको बिलिंग करेगा, है कि नहीं जी?
हाँ सर, बिल्कुल ठीक बात है। तो यहां पर कोई किसी प्रकार का इंटरमीडिएशन का केस नहीं है। तो वही वाली बात बताई गई है कि देखिए, अगर बात को सब कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, काम को आउटसोर्स किया जा रहा है, मेन सप्लाई को ही आउटसोर्स किया जा रहा है, तो वहां पर इसे हम नहीं कह सकते कि ये इंटरमीडिएशन का केस है, क्योंकि इंटरमीडिएशन में माना कि 3 पार्टी तो यहां पर है, लेकिन एक मेन सप्लाई होती है और एक एंसिलरी सप्लाई होती है जो कि एजेंट की होती है। लेकिन यहां तो मेन सप्लाई ही घूम रही है, इसने मेन सप्लाई को सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, तो इट्स नॉट ए केस ऑफ इंटरमीडिएशन। ऐसे आगे बात करते हैं। यहां पर एक इंश्योरेंस कंपनी है, बाहर की है, और उसके कुछ जो अपने क्लाइंट्स इंडिया के अंदर उसे अपना कुछ क्लेम सेटल करना था। लेकिन क्लेम सेटल करने के लिए कई सारे जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, औपचारिकताएं होती हैं। मान लो किसी कंपनी को 2 करोड़ का क्लेम देना है, तो बंदा जिंदा है या चला गया इस दुनिया से, कैसे मृत्यु हुई, क्या उन कारणों में वो आता है कि नहीं आता जहां पर उसको क्लेम दिया जाएगा। तो ये सारे काम करने के लिए उसे एक बंदे की आवश्यकता थी इंडिया में। वो किसी को नहीं जानता था, ऐसे व्यक्ति को, लेकिन मिस्टर क्यू को जानता था। तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्यू को अप्रोच किया कि यार किसी ऐसे व्यक्ति को अरेंज करके दो जो हमारे इंश्योरेंस के क्लेम को प्रोसेस कर दे। उन्होंने कहा ठीक है जी। तो इन्हें एक आर मिला और आर ने इनके इंश्योरेंस क्लेम को, कंपनी के इंश्योरेंस क्लेम को प्रोसेस करवा दिया और कंपनी इनको पेमेंट यहां पर कर देगी। तो इसका काम था कि इसने अरेंज किया कि ठीक है, मैं आपको ये बंदा दिलवाता हूं। तो दोनों पार्टीज को मिला दिया और अपना कमीशन जो बनता था 1% का वो यहां पर ले लिया। तो क्या क्यू यहां पर इंटरमीडियरी है? द आंसर इज यस। क्यू यहां पर इंटरमीडियरी आपका मालिक हो जाता है। वेरी गुड, क्योंकि ये परिभाषा को क्वालिफाई करके चल रहा है। आगे बात करते हैं। यहां पर एक बीपीओ है और ये एक कंपनी है, कोई मान लीजिए ए करके है। एक कंपनी बीपीओ के पास में आती है कि हमारे ढेरों लाखों हजारों कस्टमर हैं, उनकी कॉल को आपने सुनवाई करना है, उनकी कॉल आपके यहां लैंड करेंगे अगर हम आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो, और मेरे कस्टमर को सेटिस्फाई कीजिएगा वैसे करके। तो बात खत्म हो गई। यहां पर आकर इन्होंने कहा ठीक है जी, कर देंगे। तो कस्टमर को नंबर दे दिया गया, कस्टमर का नंबर यहां जाके कॉल लैंड करती है, ये क्वेरी कर अप्लाई कर देते हैं। तो मुझे बताइए कि क्या यहां पर ये कोई इंटरमीडिएशन का केस है कि इसके और इसके बीच में इंटरमीडिएशन बन रहा है? द आंसर इज नो। भाई ये तो एक्चुअल रेसिपिएंट, इनकी क्वेरी का सोल्यूशन यहां पर मिल रहा है, लेकिन यहां सप्लायर बेसिकली ये है, रेसिपिएंट आपका ये आदमी है, यहीं से इसको अपने पैसे मिलेंगे, जितने भी कॉल अटेंड करेंगे उसके हिसाब से पैसे इनको दिए जाएंगे यहां पर आकर, और अकॉर्डिंगली बात करी जाएगी। तो यहां पर कोई ट्रायंगल जैसी बात नजर नहीं आ रही है, कोई एंसिलरी एक्टिविटी जैसी बात नजर नहीं आ रही। यहां पर जो मेन सप्लाई है वही बीपीओ यहां पर देकर चल रहा है। इट्स नॉट ए केस ऑफ इंटरमीडिएशन। तो कुल मिलाकर वो बात है कि जहां पर ट्रायंगल बना हुआ हो, एक मेन सप्लाई हो, एक एंसिलरी हो, और जो एजेंट है वो खुद मेन सप्लाई में एंगेज्ड ना हो, उसकी सप्लाई एंसिलरी होती है, उसे यहां पर कहा जाता है इंटरमीडियरी। वैसे करके मालिक बोल दिया जाता है। यही तमाम प्रकार की बातें आपके सर्कुलर के अंदर लिखी हुई हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या वास्तव में ये सर्कुलर आपको कुछ नया सिखाकर गया? द आंसर इज नो। हमारी इस इंटरमीडियरी की डेफिनेशन के संबंध में समझ पहले से ही यही थी। अगर आप पहले से लॉ में कंसेप्चुअली क्लियर होते हैं तो सर्कुलर आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आई मीन टू से कि सर्कुलर आपके लिए इरेलीवेंट होता है, क्योंकि सर्कुलर क्लैरिफिकेशन ही तो देता है कि भाई यहां इंटरप्रिटेशन इसकी ऐसे ली जाएगी, इसका मीनिंग ये है। जो इंडस्ट्री की क्वेरी होती है उनको सॉर्ट आउट करके देता है सर्कुलर। तो आप कंसेप्चुअली क्लियर हैं तो आपके लिए सर्कुलर का कोई मायना नहीं रह जाता है। तो साहब ये है तमाम प्रकार की बातें कि मिनिमम 3 पार्टीज होनी चाहिए, एक मेन सप्लाई है, एक एंसिलरी सप्लाई है, वो तमाम प्रकार की बातें यहां पर आई। और जो 4 इलस्ट्रेशन इन्होंने दे रखे हैं वो चारों के चारों इलस्ट्रेशन भी मैंने आपको अच्छे से करके दिखा दिया, और इतनी सारी रीडिंग वाला पार्ट मैंने आपको बचा दिया। आप पढ़ के देख लीजिएगा, एक एक शब्द मैंने आपको कवर करा दिया है वैसे करके। अब यहां पर आपका एक और सर्कुलर आया है। हाँ, ये सर्कुलर मुझे थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि ये शब्दों में खेल गया है। कैसे करके? जरा मतलब आप देखोगे कि अच्छा ये बात ऐसे करके है। तो सर्कुलर डिस्कस करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। और भाई साहब इधर जवाब देना है आपने, ध्यान से, सीधे बैठो, कमर सीधी होनी चाहिए आपकी। इधर तो क्या लगता है? एक बात बताओ यार, हमने कई बार पढ़ा है कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड डिस्टिंक्ट। किसे कहते हैं डीम्ड डिस्टिंक्ट? थोड़ा सा मदद करोगे आप मेरी? हां सर जी, कर देंगे सर। डीम्ड डिस्टिंक्ट में हमने देखा था कि जब एक पर्सन होता है, वाह 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 वाह, क्या होता है? एक पर्सन होता है और एक पर्सन के 2 स्टैब्लिशमेंट होते हैं।
एक एस्टैब्लिशमेंट यहां होता है और एक एस्टैब्लिशमेंट सर यहां होता है, और इन दोनों एस्टैब्लिशमेंट के बीच में कौन आ जाता है, जैसे होता है ना पति पत्नी और वो, तो ऐसे करके यहां पर एक वो नाम की दीवार आ जाती है, एक दीवार यहां पर आ जाती है। अब दीवार मतलब सर भाई एक बॉर्डर बीच में आ जाता है। बॉर्डर कंट्री के बीच का बॉर्डर हो सकता है, दो स्टेट के बीच का बॉर्डर हो सकता है, दो यूटीज के बीच का बॉर्डर हो सकता है, स्टेट एंड यूटीज के बीच का बॉर्डर हो सकता है, बॉर्डर होना चाहिए। दूसरी बात, अगर ये दोनों सेम स्टेट या यूटी के अंदर है, सेम में है, और इनका रजिस्ट्रेशन एक का है दूसरे का अलग है, वैसे करके है, बॉर्डर हो या फिर एक रजिस्ट्रेशन की दीवार इनके बीच में आ रही हो, कि सेम स्टेट में है वैसे तो, पर दोनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन आ रहा है, तो बीच में रजिस्ट्रेशन की दीवार आ जाती है, तो इनको बोल दिया जाता था डीम्ड डिस्टिंक्ट। तो कहने का मतलब यह है कि जब एक ही व्यक्ति के दो अंग, एक ही व्यक्ति के दो स्टैब्लिशमेंट हो और इन दोनों के बीच में बॉर्डर आ जाए तो उनको बोला जाता है डीम्ड डिस्टिंक्ट। ठीक है, यस सर। लेकिन भाई साहब मैं कहूं कि एक पर्सन को छोड़ो, अगर पर्सन ही दो हो, मान लो ये व्यक्ति एक्स था, एक्स के दो थे, अब पर्सन ही दो हो, एक एक्स है और एक वाई है, दो पर्सन, अगर पर्सन दो हैं तो ये आपस में डीम्ड डिस्टिंक्ट होंगे या रियल डिस्टिंक्ट हैं? पर्सन ही दो हैं सर, पर्सन ही दो हैं, फिर तो इनको कहा जाएगा सर रियल, फिर डीम्ड वर्ड लगाने की जरूरत है ही नहीं, पर्सन ही दो हैं, पर्सन ही दो हैं, तो फिर तो ये रियल डिस्टिंक्ट यहां पर बोल दिए जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है जी। अच्छा एक बात बताऊं, एक व्यक्ति है राम कुमार, राम कुमार के दो बेटे, एक बड़का एक छुटका, राम कुमार के दो बेटे, एक बड़का एक छुटका, तो दोनों बच्चे जो भाई हैं वो डीम डिस्टिंक्ट हैं या रियल डिस्टिंक्ट हैं? पहला सवाल तो यह है, एक ही व्यक्ति के दो बेटे। दूसरा क्वेश्चन यह है कि व्यक्ति ही दो हैं, एक राम कुमार का बेटा है, एक श्याम कुमार का बेटा है, तो दोनों बच्चे डीम्ड डिस्टिंक्ट हैं या रियल डिस्टिंक्ट हैं? शायद यहां तो डीम्ड डिस्टिंक्ट जैसी बात होगी ही नहीं, क्योंकि दोनों के पिताजी अलग अलग हैं, ये तो रियल डिस्टिंक्ट हैं। लेकिन जब पिताजी एक हों तो दोनों के बीच में होते तो अलग अलग हैं, लेकिन वो डीम डिस्टिंक्ट उनको कहा जाता है। तो मैंने इस प्रकार की बातें आपसे यहां पे करके चलनी है। आइए देखते हैं, हंसते खेलते कूदते हुए बातों को समझते हैं मेरे बच्चा। देख, यहां पर आकर डीम डिस्टिंक्ट की मैंने बात करी है आपसे कि अगर कोई कंट्री का बॉर्डर आ रहा है, मान लीजिए कि एक एस्टैब्लिशमेंट आपका बाहर है, दूसरा एस्टैब्लिशमेंट इंडिया के अंदर है, तो इसे हम डीम डिस्टिंक्ट बोल देते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, मतलब स्टेट का यूटी का बॉर्डर आता तो डीम डिस्टिंक्ट है, वो सारी बात लिखी हुई है। रजिस्ट्रेशन की दीवार आ जाए तो भी इसे कहा जाता है। यहां ये लिखा मैंने, एक पर्सन के दो बेटे, बड़का एक छुटका, दोनों को आपस में डीम डिस्टिंक्ट कहा जाता है। लेकिन पर्सन ही दो हो, एक एक्स है और एक वाई है, उनके जो बेटे हैं इसका अलग है इसका अलग है, तो भैया ये तो बिल्कुल है ही अलग अलग है कि नहीं जी? हाँ सर जी बिल्कुल ठीक है, तो ये तो रियल में डिस्टिंक्ट कहे जाते हैं। मतलब एक पर्सन के दो एस्टैब्लिशमेंट हैं, डीम डिस्टिंक्ट कहे जाएंगे, और एक ही पर्सन की बजाय जब पर्सन ही दो हो तो रियल डिस्टिंक्ट कहा जाता है। सर आप इस पर इतना फोकस क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैंने आपको पूरा सर्कुलर पढ़ा दिया है। बात ऐसी है जो आपको पहले से पता थी, नया तो मैंने कुछ बताया नहीं है। ऑब्वियसली बात, जब पर्सन ही दो हैं तो भैया दोनों अलग अलग हो जाएंगे, है कि नहीं जी? लेकिन इसी बारीकी के आधार पर सर्कुलर यहां पर डाला गया है। अब एक बात बताइएगा, देखते हैं आप सही सही बता पाते हो या नहीं। पर्सन की डेफिनेशन क्या थी? सर पर्सन की डेफिनेशन हमने पढ़ रखी थी सेक्शन 2 के अंदर। पर्सन में आपका इंडिविजुअल भी पर्सन है, पार्टनरशिप फर्म भी पर्सन है। ध्यान सुनिएगा ओ भाई साहब, इधर कंसंट्रेशन, इतनी सी बात है बस। एक कंपनी भी पर्सन है जो अपने देश में इनकॉर्पोरेट हुई है, विदेश में फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, वो भी एक पर्सन है। सरकार भी एक पर्सन है, सोसाइटी भी एक पर्सन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एक पर्सन है, एचयूएफ भी एक पर्सन है कि नहीं जी? ये सब अपने अपने जिस जिस फॉर्म में बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन आ सकता है, ऑल आर
पर्सन। अच्छा, ये पर्सन आपके अलग अलग होंगे या फिर डीम डिस्टिंक्ट या रियल डिस्टिंक्ट? अब समझना मेरी बात को। मान लीजिए मैं हो गया भाई साहब आपके लिए यहां पर राज करके, ठीक है, और मेरी एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, मेरी एक पार्टनरशिप फर्म है और एक मेरी यहां पर कंपनी है। तो ये मेरी पार्टनरशिप फर्म और कंपनी जो है, ये डीम डिस्टिंक्ट कहूं या रियल डिस्टिंक्ट कहूं? ये केस एक पर्सन का है या दो पर्सन का है? सर देखो, हालांकि मैं इसमें पार्टनर भी हूं यहां पर आकर, और मैं यहां डायरेक्टर शेयर होल्डर भी हूं, बट सर देखिए, रजिस्ट्रेशन जो होता है वो पैन बेस्ड होता है। इसका परमानेंट नंबर अलग है, इसका परमानेंट अकाउंट नंबर अलग है। पर्सन का मतलब सिर्फ व्यक्ति नहीं होता। आम बोलचाल की भाषा में, कॉमन लैंग्वेज के अंदर बात करोगे तो पर्सन का मतलब व्यक्ति होता है, पर्सन का मतलब कंपनी नहीं होता। बट पर्सन की यहां जो डेफिनेशन दी है जीएसटी के अंदर, कंपनी भी पर्सन है, पर्सन भी पर्सन है, फर्म भी पर्सन है, सब पर्सन है। जो जीएसटी वाले हैं वो किसी भी पर्सन को पैन से रिकॉग्नाइज करते हैं कि भाई इसका पैन अलग होगा, इसका पैन अलग होगा, तो ये अलग पर्सन हुआ, ये अलग पर्सन हुआ। एम आई राइट? हां बोलो पहले। हां, मेरी एक फर्म में पार्टनर, एक में मैं डायरेक्टर हूं, तो ये दो अलग अलग पर्सन हैं और ये दोनों आपस में रियल डिस्टिंक्ट कहे जाएंगे, रियल में डिस्टिंक्ट कहे जाएंगे। लेकिन अगर ये जो कंपनी है, इसका एक ब्रांच ऑफिस यहां है यूपी में, और एक इसका ब्रांच ऑफिस है भाई साहब हरियाणा के अंदर, तो एक ही पर्सन, अब पर्सन तो एक है, पैन से रिकॉग्नाइजेशन होती है, अब एक ही पर्सन के दो स्टैब्लिशमेंट हो गए, तो इनको कहा जाता है डीम्ड डिस्टिंक्ट, यहां पर कहा जाता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे ही फर्म जो रजिस्टर्ड है उसकी अलग अलग अपनी ब्रांचेस खुली हुई हैं अलग अलग स्टेट के अंदर, तो उनको आपस में डीम्ड डिस्टिंक्ट कहा जाएगा। तो जब पर्सन दो हैं तो रियल डिस्टिंक्ट, और जब एक ही पर्सन के दो स्टैब्लिशमेंट आ रहे हो तो उसे कह देते हैं डीम्ड डिस्टिंक्ट। ठीक, अच्छा, अब एक बात पूछूं मैं आपसे, ये कंपनी है और ये एक जो एज पर, ये मानिए ये यहां पर इंडिविजुअल है और मेरी ही एक कंपनी है, मैं प्रोप्राइटरशिप में भी काम करता हूं और कंपनी के रूप में भी काम करता हूं। तो सर प्रोप्राइटरशिप के रूप में मेरा इंडिविजुअल का पैन लगेगा, कंपनी के केस में कंपनी का पैन लगेगा। तो ये आपस में रियल डिस्टिंक्ट हुए कि नहीं हुए? हां सर, रियल डिस्टिंक्ट हुए। ऐसे ही यहां पर एक कंपनी है, इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है, ऐसे एक दूसरी कंपनी है वो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है, तो इसका पैन अलग होगा और इसका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो पासपोर्ट के आधार पर या उस कंट्री के अंदर जो भी चलता होगा वो चलेगा, लेकिन इंडियन पैन तो ना लगेगा। तो ये भी आपस में रियल डिस्टिंक्ट बोले जाएंगे कि नहीं? द आंसर इज यस। यानी कि यहां पर पर्सन वर्ड के अंदर जितने भी आ रहे हैं ऑल आर डिस्टिंक्ट इन रियल, बिकॉज सब अपने आप में एक इंडिविजुअल पर्सन है, अपने आप में सब सेपरेट पर्सन हैं और एक दूसरे से डेफिनेटली रियल में डिस्टिंक्ट ही वो होते हैं। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। जैसे कि एक पार्टनरशिप, एक ही व्यक्ति पार्टनर भी है और कंपनी भी है, तो ये दो अलग अलग पर्सन यहां पर होते हैं। ऐसे ही अगर मान लीजिए ये व्यक्ति का एक इंडियन कंपनी है और यहां पर इसी इंडियन कंपनी की एक विदेश में यूएसए के अंदर एक अपना रजिस्ट्रेशन है वहां के लॉ के मुताबिक, तो इसका ये तो पैन बेस्ड होगी रजिस्टर्ड, लेकिन इसमें तो इंडियन पैन काम नहीं करेगा ना। दोनों का इनकॉर्पोरेशन का एक्ट भी अलग अलग हो गया, ये दोनों भी अलग अलग ही कंसिडर किए जाते हैं और पर्सन की डेफिनेशन में भी इन दोनों को अलग अलग ही दे रखा है। तो ये आपस में यहां पर कहे जाते हैं रियल डिस्टिंक्ट। एग्रीड और नॉट? बात तो इतनी सी है बात तो इतनी सी है कि एक पर्सन के, एक पर्सन मतलब जो यहां पर नाम दिए, एवरीवन इज अ पर्सन, इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एक पर्सन के दो स्टैब्लिशमेंट डीम्ड डिस्टिंक्ट, और पर्सन ही दो हो तो वहां पर बोल देते हैं रियल डिस्टिंक्ट। ठीक, चलिए, तो यहां पर हो गया सर जी आपका ये एक फॉरेन कंपनी है जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हो रखी है और एक उसकी सब्सिडरी कंपनी है XYZ करके, वो इंडिया में कंपनीज एक्ट के मुताबिक रजिस्टर्ड है। ठीक है,
वो फॉरेन लॉ के मुताबिक है यूएसए में, ये इंडियन लॉ के मुताबिक यहां पर रजिस्टर्ड होती है। पहले बताओ ये एक पर्सन का मामला है या दो पर्सन का मामला है? पर्सन की डेफिनेशन देख लीजिए सर। एक इंडियन कंपनी ये आ गई सर जी, और एक जो फॉरेन लॉ के मुताबिक रजिस्टर्ड वो ये आ गई। तो सर ये पर्सन की डेफिनेशन के मुताबिक दो अलग अलग पर्सन हैं। जब ये दो अलग अलग पर्सन हैं तो फिर इनको क्या बोलेंगे, रियल डिस्टिंक्ट या डीम डिस्टिंक्ट? सर ये केस बनेगा रियल डिस्टिंक्ट का केस बना दिया जाएगा वैसे करके। दूसरा इधर देखा हमने सर, जैसे मान लीजिए अगर मैं क्वेश्चन को फ्लिप कर दूं, उलट दूं, तो कि जो इंडियन कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, वो इंडिया में रजिस्टर्ड है, और सब्सिडरी कंपनी जो इंडिया के बाहर फॉरेन लॉ के मुताबिक रजिस्टर्ड है। फर्क कुछ नहीं किया, बस होल्डिंग सब्सिडरी को फ्लिप किया है कि वो यहां ये वहां। इसमें ये होल्डिंग कंपनी इंडिया में है, इसमें सब्सिडरी कंपनी इंडिया में थी। तो बात तो अभी भी वही है। तब भी ये पर्सन की डेफिनेशन के मुताबिक दो अलग अलग पर्सन है, और ये रियल में ही अपने डिस्टिंक्ट यहां पर कंसिडर किए जाएंगे वैसे करके बोल दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इन मुद्दों पर आकर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहां पर आकर ये क्यों इतनी बहस हो रही है कि डीम डिस्टिंक्ट है या फिर रियल में डिस्टिंक्ट है? तो मैं बताता हूं भाई, आपको ध्यान होगा, एक हमारे सामने परिभाषा आती है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस को लेकर, जहां पर कई सारे पैरामीटर्स हमें फुलफिल करने होते हैं, जिसमें कुछ बात ऐसे की जाती है। कैसे भला? कि सप्लायर इंडिया का होना चाहिए, भाई साहब इधर, सप्लायर इंडिया का होना चाहिए, रेसिपिएंट इंडिया के बाहर का होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई भी बाहर ही होना चाहिए, है ना, कंसिडरेशन फॉरेन करेंसी में आना चाहिए, और आखिरी बात थी कि वो रियल में डिस्टिंक्ट होने चाहिए। रियल में डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तब कहीं जाकर एक सर्विस पे ठप्पा लगता है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का, तभी वो जीरो रेटेड सप्लाई कही जाती है, तभी सप्लायर को करस्पॉन्डिंग आईटीसी मिलता है, और फिर उस आईटीसी का आगे चलकर सेक्शन 54 में रिफंड मिल जाता है। अगर यही काम डीम डिस्टिंक्ट के बीच में होगा तो ये आपकी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं बनेगी, जीरो रेट सप्लाई नहीं बनेगी, जीरो रेट नहीं बनेगी तो आईटीसी ना मिलेगा, और आईटीसी ना मिलेगा तो रिफंड की भी बात भूल जाइएगा। तो सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी सिर्फ इस रियल और डिस्टिंक्ट के चक्कर में ही। यही यहां पर मुद्दा था, समझ में आ गई होगी बात कि वाई वी आर डिस्कसिंग रियल डिस्टिंक्ट एंड डीम डिस्टिंक्ट। इतने ज्यादा शोर के साथ हम क्यों इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर चूंकि रियल डिस्टिंक्ट है, तो ये जो सप्लाई यहां पर की जाएगी मालिक, तो ऑब्वियस सी बात है, अब इसको अब हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की कैटेगरी में रख के चलेंगे, और अकॉर्डिंगली ये जीरो रेट सप्लाई बनेंगे, और सारे काम यहां पे करवा दिए जाएंगे, और यहां पर भी आपकी ये जीरो रेट सप्लाई बनेगी, क्योंकि आपस में रियल डिस्टिंक्ट यहां पर कहे जाते हैं। तो ये था सर्कुलर का संपूर्ण सार। जो भी सर्कुलर में दे रखा है, एक एक बात को बारीकी से मैंने आपको समझाया, और जो निचोड़ है पूरे सर्कुलर का वो सिर्फ इतना सा है मालिक, ये वाला है निचोड़। एक पर्सन के दो स्टैब्लिशमेंट हैं तो डीम डिस्टिंक्ट कहे जाते हैं, और जब एक ही पर्सन, जब पर्सन ही दो हो तो उनको ऑब्वियस सी बात है हम अलग अलग मानकर चलते हैं वैसे करके। मतलब मैंने आपको बताया कि यहां पर मैं हूं, साफ साफ लिख देता हूं, यहां पर मैं हूं, और मान लीजिए मेरी एक पार्टनरशिप फर्म है ना, और एक मेरी ये कंपनी है, तो ये जो आपस में है ये तो कहे जाएंगे यहां पर रियल डिस्टिंक्ट, क्योंकि यहां पर ये दो पर्सन हैं। अब किसी को भी उठा लीजिए, अब इसकी बात करते हैं, कंपनी है, इसका एक ब्रांच ऑफिस यहां, एक ब्रांच ऑफिस यहां है, ये यूपी में है, ये हरियाणा में है, तो इनको आपस में बोला जाएगा डीम्ड डिस्टिंक्ट, क्योंकि यहां एक पर्सन के दो अलग अलग हैं, और ऊपर वाले केस में पर्सन ही दो थे। ऐसे पार्टनरशिप फर्म का एक ब्रांच ऑफिस यहां यूपी में है, एक ब्रांच ऑफिस हरियाणा के अंदर है मालिक, तो इनको भी कहा जाता है यहां पर आकर डीम्ड डिस्टिंक्ट बोल दिया जाएगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। तो ओके सर जी, क्लियर है पॉइंट। तो यही है आपका ये वाला सर्कुलर, यहां से दे रखा है मालिक, आप पढ़ के देख सकते हैं, तमाम प्रकार की बातें यहां पर निकल कर आती हैं, सिस्टर कंसर्न वगैरह की। पर्सन की डेफिनेशन मैंने आपकी प्रॉपर्ली यहां पर दे रखी है। दीज आर द फॉर्म ऑफ पर्संस, और एवरीवन अपने आप में अलग पर्सन है। तो पर्सन कितने हो गए यहां पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहां पर 14 पर्सन के नाम दिए हुए हैं, और सब अपने अपने आप में अलग अलग व्यक्ति यहां पर हैं। तो गिवन केस के अंदर आप देख लीजिएगा कि पर्सन कितने हैं, एक हैं या दो हैं। कंपनी एक है, दो ब्रांच ऑफिस हुए, तो पर्सन तो एक ही हुआ ना, लेकिन एक कंपनी है,
एक इंडियन लॉ के मुताबिक और एक बाहरी लॉ के मुताबिक है, तो केस में पर्सन दो इन्वॉल्व हो जाते हैं और वहां पर वो पिक्चर आपकी रियल में डिस्टिंक्ट बन जाती है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है राधे? हाँ सर जी एकदम ठीक है। तो मेरे बच्चा आगे बढ़ जा। प्लेस ऑफ सप्लाई का मुद्दा है और ये एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या है? दिखने में तो बहुत छोटी सी ये बात लग रही है, लेकिन साहिब मैं इसको समझाता हूं थोड़ा सा खुलकर कि ऐसा किया गया तो क्यों किया गया। बात करते हैं एमआरओ सर्विसेज की। ये एमआरओ क्या होता है? मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग की बात यहां पर करते हैं एमआरओ सर्विसेज के अंदर। प्रैक्टिकल लाइफ में ये काफी प्रचलित नाम होता है। जैसे मान लीजिए ये शिप्स हैं, जहाज हैं, तो इनका जो रिपेयर, मेंटेनेंस, ओवरहॉल वगैरह किया जाता है, तो इंडिया में यहां पर किया जा रहा है। रिपेयर मेंटेनेंस आप मान के चलिए मोटे तौर पर एमआरओ, मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल। तो इसके संबंध में क्या निकल कर आ रहा है, जरा उस बात को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक मेरी बात का जवाब दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा हुआ है, मैं आपको तह तक ले जाना चाहता हूं कि जिस प्रकार का प्रोविजन दिया हुआ है आखिर वो क्यों और कैसे दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि जब तक लॉजिक समझ नहीं आएगा बात का, तब तक पढ़ाई करना बेकार है मालिक। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि ये इंडियन एमआरओज हैं, हम बात कर रहे हैं इंडियन एमआरओज की, और यहां ये इंडिया के बाहर की एक शिपिंग कंपनी है, अमेरिका की है, और अमेरिका की शिपिंग कंपनी का शिप यहां इंडिया में आता है और इसे कुछ रिपेयर मेंटेनेंस की आवश्यकता है अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करने के लिए। ये इंडिया में आता है, यहां इसका रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह वगैरह करवाया जाता है और इंडियन एमआरओज को फॉरेन करेंसी में पेमेंट भी मिल जाता है। मुझे बताइए, इंडियन एमआरओज ने अपनी जो सर्विस इस फॉरेन शिप को यहां पर दी है, इसका पूरा जीएसटी का ट्रीटमेंट क्या होगा? चेक करते हैं। सप्लायर कहां का है? ये इंडिया का है, महाराष्ट्र का मान लेते हैं इंडिया में। किसकी लोकेशन? महाराष्ट्र, मुंबई है, महाराष्ट्र का है। रेसिपिएंट कहां का है? रेसिपिएंट की लोकेशन विदेश है, यूएसए है। दैट्स ग्रेट। सर्विस कहां पर दी गई है? यहां पर दी गई है, TWI के अंदर दी गई है, जो कि मुंबई पोर्ट पर था, यानी कि महाराष्ट्र के अंदर बात कर रहे थे। ठीक है, तो क्या ये एक प्रकार की सर्विस है जो यहां पर दिया गया है? यस, इट इज ए सर्विस। पूरा लिंकेज करते हैं, या इट इज ए सर्विस। फाइनली एमआरओ की जो एक्टिविटी है, इट्स ए सर्विस। नंबर 2, क्या ये घटना एक सप्लाई बनेगी? चेक कर लेते हैं। एक्टिविटी भी है यहां पर, ड्यूरिंग द बिजनेस भी और कंसिडरेशन भी एग्जिस्ट करता है, तो निश्चित तौर पर ये एक सप्लाई बन जाती है। ध्यान दीजिए भाई साहब, इधर प्लेस ऑफ सप्लाई इसका क्या लिया जाएगा? सर देखिए, जहां तक सवाल है ओरिजिन ऑफ द सप्लाई का, तो वो तो आएगी सप्लायर की लोकेशन, लेकिन इसमें जो डेस्टिनेशन आएगा सप्लाई का, या जो प्लेस ऑफ सप्लाई जो आएगा, वो कौन सा सेक्शन लगेगा? सर्विस के लिए 2 सेक्शन आते हैं, 12 और 13 आईजीएसटी एक्ट का। सेक्शन 12 तो नहीं लगेगा, 13 लगेगा, बिकॉज वो कहता है कि अगर कोई एक पार्टी या दोनों पार्टी इंडिया के बाहर की हो, एंटिटी से बिलोंग करती हो, तो वैसे वाले हालात के अंदर हम लगा देते हैं वहां पर आकर सेक्शन नंबर 13। और सेक्शन नंबर 13 के अंदर यह दे रखा है कि यह है परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज। इस तरह की सर्विसेज जहां पर की रेसिपिएंट अपना गुड्स सप्लायर के हवाले कर देता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द सर्विसेज, तो वैसे वाले हालात के अंदर जो परफॉर्मेंस प्लेस होता है वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बना दिया जाता है। ऐसा सेक्शन में 13(3) के अंदर दे रखा है। तो उसके मुताबिक ये जो एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लेस TWI आया, और सेक्शन 9 ऑफ आईजीएसटी कहता है कि TWI शैल बी इंटरप्रेटेड विद द क्लोजेस्ट और नियरेस्ट स्टेट। तो महाराष्ट्र इसका प्लेस ऑफ सप्लाई फाइनली बना दिया जाएगा। महाराष्ट्र प्लेस ऑफ सप्लाई है, तो यह घटना जीएसटी के दायरे में आपकी आ जाती है। जय जय श्री राधे। जीएसटी फाइनली इसके ऊपर यहां लगवा दिया जाएगा, और तमाम प्रकार की बातें मैंने आपके लिए यहां पर मालिक लिखी हुई हैं, वैसे करके जीएसटी लग जाएगा। चलो ये भी चेक कर लो, क्या इसे आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कह पाओगे? सर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की परिभाषा में ये घटना नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? वो इसलिए नहीं आएगी बिकॉज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कहे जाने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन इज दिस कि यार जो प्लेस ऑफ सप्लाई वो इंडिया के बाहर होना चाहिए, जबकि इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। इस कारण से ये आपके एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं कही जाएगी। सो सॉरी। और बंदे को एक्सपोर्ट के बेनिफिट्स अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, उल्टा इसे जीएसटी और भरना पड़ेगा। एक्सपोर्ट के बेनिफिट छोड़ो, जीएसटी यहां पर भरना पड़ रहा है। मजे की बात यह कि इस प्रकार की जो एक्टिविटीज हैं ये वर्ल्ड वाइड यहां पे करवाई जाती हैं साहिब, और इंटरनेशनल प्रैक्टिस ये कहती है, बाहर का जो जीएसटी लॉ बना हुआ है वो ये कहता है इसके संबंध में कुछ ऐसा ट्रीटमेंट देकर चलता है। इसी को अमेरिका के लॉ के मुताबिक देखा जाए तो वहां क्या होता है?
वहां इसे बोलते हैं, इस सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई लिया जाता है लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। इसका लिया जाता है लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, बाहर के मुल्क के अंदर। अगर उनके यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट है तो क्या वहां पर भी जीएसटी लगेगा? चेक करते हैं। कुछ समय के लिए अमेरिकन बन जाइएगा या अमेरिकन कंसल्टेंट बन जाइएगा वहां पर आकर, तो उनके लिए देखा जाए तो रेसिपिएंट तो वहीं का यूएसए का है और सप्लायर इंडिया का हो गया। तो इंडिया के सप्लायर से वो रेसिपिएंट अपनी सर्विस ले रहा है जिसका प्लेस ऑफ सप्लाई यूएसए ही माना जाएगा लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। तो उनके लिए एक प्रकार से इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो गई उनके एंगल से, और रिवर्स चार्ज के अंदर उनको यहां पर जीएसटी भरना पड़ जाएगा। अब आगे इसके अंदर प्रॉब्लम ये आ गई कि जीएसटी इंडिया में भी लग गया और जीएसटी बाहर के कंट्री में भी लग गया। इसी सिचुएशन को डील करने के लिए हमारे पास सेक्शन नंबर 1313 आता है आईजीएसटी एक्ट का। वो कहता था कि जब जब डबल टैक्सेशन जैसी बात निकल के आएंगी, आपके डायरेक्ट टैक्स के अंदर है ना डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ऐसे हमारे यहां पर है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमने कहा कि ठीक है यार, अगर ऐसी वाली बात है तो हम भी जो इंटरनेशनल प्रैक्टिस है उसके साथ अपना अलाइनमेंट कर लेते हैं, जिससे डबल टैक्सेशन की समस्या भी दूर हो जाएगी। तो हमने सेक्शन 1313 का इस्तेमाल किया और यहां पर आकर बोला कि भाई क्या करें। अब देखो, तो इंडिया के बाहर की पोजीशन तो वही रहेगी, भाई उन्हें जीएसटी में आरसीएम भरना ही भरना है। लेकिन मेरे यहां पर अगर मैं प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन की रेसिपिएंट पे आके पकड़ूं बाय यूजिंग माय सेक्शन नंबर 1313, तो क्या किया जाएगा? तो सर वैसे वाले हालात के अंदर आउटपुट जीएसटी क्या आएगा? नहीं सर, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई आपका लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट का मतलब हो गया वो यूएसए में चला गया मालिक। अगर यूएसए में चला जाएगा तो फिर आउटपुट जीएसटी यहां पर नहीं आएगा। आउटपुट जीएसटी तो नहीं आया मेरे बच्चा। दूसरा, क्या ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बन जाएगा? यस, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की सारी कंडीशन अब क्वालिफाई हो गई। उनकी कौन सी कंडीशन क्वालिफाई नहीं हो पा रही थी? कि प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर हो, लेकिन अब प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर हो जाएगा और अब वो यहां पर आकर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बनेगी। जीरो रेट सप्लाई भी बन जाएगी और सप्लायर अपना आईटीसी बुक कर पाएगा और जो इस्तेमाल नहीं कर पा रहा उसका यहां पर आकर आगे चलकर ये रिफंड भी ले पाएगा। और इस प्रकार से अब इंडियन एमआरओज फॉरेन एमआरओज के साथ अच्छे से कॉम्पीट कर पाएंगे। पहले जीएसटी भरना पड़ रहा था, रिफंड भी नहीं मिलते थे। अब आउटपुट जीएसटी भरना नहीं है और आईटीसी का रिफंड मिलेगा। अब खुश है हमारे इंडियन एमआरओज और इंटरनेशनल प्रैक्टिस के साथ भी हमारा प्रॉपर तरीके से अलाइनमेंट है। तो एक पंथ कई सारे काज, एक तीर से कई सारे निशाने यहां पे लग जाते हैं। नाउ इंडियन एमआरओज आर हैप्पी। तो सर ये नई बात है क्या? नहीं, ये वाली बात पहले से एयरक्राफ्ट के लिए ऑलरेडी थी। अब क्या हुआ है? अब इसमें शिप को भी शामिल कर दिया गया है। एयरक्राफ्ट के लिए ये बात पहले से थी, पिछले साल से थी, और अब इसमें शिप की ओवरहॉलिंग को भी शामिल कर दिया गया है। आइए देख लेते हैं मालिक क्या लिखा हुआ है वहां पर आकर। मेरे कबूतर देख, ये जो वर्डिंग्स है ना आपकी इतनी वाली, ये अमेंडेड है, ये अमेंडेड है। तो कहते हैं द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। ये जो सेक्शन 1313 है ये ओवररूलिंग इफेक्ट रखती है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एल्सवेयर। हालांकि इसके लिए 13(3) लगता है नॉर्मली परफॉर्मेंस प्लेस, पर इसके ऊपर ओवररूलिंग इफेक्ट हमने डालकर यहां पर कर दिया कि प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। कब? इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ एमआरओ मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉल सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ एयरक्राफ्ट। ये पहले से था, अभी ये ऐड यहां पर कर दिया गया है। देयर इंजन्स एंड देयर अदर कंपोनेंट्स और पार्ट्स सप्लाई टू अ पर्सन फॉर यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्यों लिया गया ये और इसके लेने से क्या फायदे हुए और ना लेने से क्या नुकसान यहां पर हो रहे थे। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है राधे? हाँ सर जी। तो नया कुछ नहीं है, बस इंक्लूजन किया है शिप का। बात तो पहले भी यही थी, एयरक्राफ्ट तो पहले से थी। अमेंडमेंट बस इतनी सी कि शिप भी इसमें शामिल कर लिए गए हैं। ओके, अब कबूतर आगे आ जा। अब आगे एग्जम्पशन का चैप्टर आपका यहां निकल के आता है। एग्जम्पशन चैप्टर के अंदर मैं आपको बताऊं, ये लिखा है आपका सेक्शन 12AA और ये AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। पहली अमेंडमेंट आपकी यही दिख रही है। एग्जम्पशन चैप्टर के अंदर कई जगहों पर चैरिटेबल ट्रस्ट का जिक्र किया गया था। उन रिकॉग्नाइज्ड चैरिटेबल ट्रस्ट का जिक्र किया जाता है जो कि आपके इनकम टैक्स से मान्यता प्राप्त है, वहां पर वो रिकॉग्नाइज्ड हैं। तो जहां भी आप देखोगे, इवन आपके डायरेक्ट टैक्स के अंदर भी 12AA करके /AB भी कर दिया है। क्या मामला है ये?
मैं बताता हूं। देखिए सेक्शन 12AA पिछले 20-25 सालों से 12AA के अंदर ही ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हो रहा था अंडर इनकम टैक्स एक्ट। ये एक ऑफलाइन प्रोसीजर था। आपके डीटी वाले सर ने आपको बताया भी होगा, भंवर सर ने आपको बताया भी होगा कि ये एक ऑफलाइन प्रोसीजर है, यहां पर था मतलब। और एबी के अंदर ये पूरा का पूरा ऑनलाइन प्रोसीजर कर दिया गया है। ये ऑफलाइन था और ये ऑनलाइन था। इसके अंदर क्या था कि ऑफलाइन के चलते एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो रजिस्ट्रेशन लाइफ टाइम हुआ करता था, लेकिन ऑनलाइन होने के बाद एक नया सिस्टम इन्होंने लॉन्च किया है। अब प्रत्येक 5 ईयर के लिए आपको यहां पर रिन्यू कराना पड़ेगा। मतलब एक बार आपको लाइसेंस मिला है तो 5 साल तक काम करेगा, उसके बाद में फिर से आपको उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा, ताकि एक दूसरे एंगल से दोबारा से आपके ऊपर नजर डाली जा सके, क्योंकि बहुत सारा उल्ट सीधे काम ट्रस्ट की आड़ में ही करवा दिए जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि इन दोनों में जो रजिस्ट्रेशन के नियम कानून थे दोनों अलग अलग हैं। तो जो पहले से रजिस्टर्ड ट्रस्ट हैं तो उनका जो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है, सरकार ने कमिट किया था कि लाइफ टाइम होगा, तो क्या वो वैसे ही चलता रहेगा या उनको भी एबी के अंदर आना पड़ेगा? आना पड़ेगा। कन्हैया कन्हैया तुम्हें आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। तो आने के लिए कुछ समय भी दिया जाना चाहिए, 4 महीने 6 महीने, हां बिल्कुल दिया जाना चाहिए। हालांकि यह प्रोविजन 1 अप्रैल से लागू किया गया था। सरकार ने 31 मार्च तक का आगे समय दिया था कि भाई आप माइग्रेट यहां पर आकर हो जाइए। हालांकि उसको और बढ़ा दिया गया है कि थोड़ा माइग्रेशन का समय और ज्यादा दे दिया कि जो पहले से रजिस्टर्ड है वो आप नए तरीके से यहां पर आपको आ जाना है वैसे करके। तो मुझे एक बात बताइए, जब तक ये सारे के सारे माइग्रेट नहीं हो जाते तब तक ये दोनों सेक्शन काम करते रहेंगे या नहीं? 12AA और 12AB। द आंसर इज यस। जिस दिन माइग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा कि हां सारे के सारे माइग्रेट हो चुके हैं, उस दिन सिर्फ रह जाएगा सेक्शन 12AB। लेकिन फॉर द टाइमिंग दोनों सेक्शंस को पैरेलल इफेक्ट में रखना पड़ेगा। तो ये इनकम टैक्स के अंदर आपका चेंज हुआ है और कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट मेरे यहां पर आया है। अब एक बात बताइएगा, मान लें कि यहां पर आकर मुझे इस सेक्शन की डिटेल में जाने की वैसे आवश्यकता कोई है नहीं, लेकिन फिर भी आपकी मन की तसल्ली के लिए बताना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि समझने के बाद ही आपको समझ में आता है कि यार हमें रेलिवेंट पॉइंट है या नहीं है हमारे लिए। हम सीधा इसको बोलेंगे रिकॉग्नाइज्ड ट्रस्ट, बात खत्म। अब चाहे 12AA में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या 12AB में हुआ है, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें यहां पर नीड होती है रिकॉग्नाइज्ड ट्रस्ट की। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो जहां जहां आपका 12AA लिखा हुआ था वहां वहां आप लिखा पाएंगे /AB, राइट? यस सर। तो इसी बात को मैंने आपके लिए लिखा है। मान लीजिए यहां पर आकर देखिए साहब, मैंने छटनी करके इकट्ठा लिख दिया कि रिकॉग्नाइज्ड ट्रस्ट जो थे आपके 12AA के साथ साथ अब AB भी हो गया है। तो दान धर्म के अंदर जो सर्विस आपकी आती है चैरिटेबल ट्रस्ट की, वहां पर इसका जिक्र किया गया है। जो रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स थे, जो आपके नशा मुक्ति केंद्र होते हैं, अगर उसे गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित किया गया हो या फिर एक चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा स्थापित किया गया हो, तो वहां पर आकर मालिक वो उसकी जो सर्विस होती है वो एग्जेम्प्ट हो जाती है। तो जहां जहां ट्रस्ट का नाम आया है, भूल चूक लेनी देनी, वहां पर ये आपको चेंज देखने के लिए मिलेगा। ऐसे ओल्ड एज होम सरकार चलाए या एक चैरिटेबल ट्रस्ट चलाए, मान्यता प्राप्त जो होता है, तो वहां पर भी अगर 25,000 रुपए पर मंथ पर मेंबर तक का खर्चा आ रहा है तो उसको यहां पर एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है राधे। हंसते खेलते कूदते हुए सॉफ्ट तरीके से, एकदम फ्लफी तरीके से, मतलब सॉफ्ट तरीके से हम बातों को यहां पर सीखेंगे। ठीक है जी, ओके। तो देखे नजर डाल के यहां पे, हां सर देखिएगा यहां पे, ये रहा। अरे यहां पे तो एक तो ये हो गया जी, अपना यहां पर आया था ये। ठीक है सर जी, ये हो गया। और इसका जिक्र यहां पर भी किया गया था रिहैबिलिटेशन वाले पॉइंट के अंदर, और इसका जिक्र कहां पर किया गया था भाई साहब, भगवान झूठ ना बुलाए, ओल्ड एज होम के अंदर किया गया था। ये देखिए यहां पर आ गया। कहीं कोई रह गया हो तो भूल चुक लेन देनी, वरना यहीं पर हुआ है। तो जहां जहां 12AA है वहां पर 12AB भी पढ़ा जाएगा, ऐसे करके बोल दिया जाता है। अगला पॉइंट आता है आपका ये एग्जम्पशन का पॉइंट आता है। ये हमारी क्लास चल रही है IRS अधिकारियों वाली, ये
45 ऑफिसर होते हैं IRS के, और यहां से पता है हमें कंसीडरेशन मिलता है। यस, कंसीडरेशन हमको मिलता है। कौन देता है? सरकार से मिलता है साहब। तो वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू IRS ऑफिसर्स इन एक्चुअल, दे आर द एक्चुअल रेसिपिएंट, बट हु इज द रेसिपिएंट एज पर द डेफिनेशन? सरकार। सरकार से हमें पैसा मिलता है। आना फ्री, जाना फ्री, और खाना भी फ्री है। मतलब सब सरकार का होता है, सारा खर्चा सरकार ही बियर करके चलती है। हमारे जेब से एक पैसा खर्च नहीं होता, सब सरकार से पैसा मिलता है। 100% पैसा मिलता है सरकार से। तो जो पैसा मेरे पास में सरकार से आया, क्या उस पर GST लगाया जाएगा? वैसे मैं बताऊं, मैं यहां पैसे के लिए नहीं जाता पढ़ाने के लिए कि मुझे वहां से पैसे मिलते हैं। मुझे तो वास्तव में मैंने कभी मोल भाव किया भी नहीं कि आप मुझे कितने पैसे दोगे। मैं तो बस पढ़ाने के लिए जाता हूं, पैसे के लिए नहीं जाता। मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि सिविल सर्विसेज कभी मेरा भी ड्रीम हुआ करता था। तो अब कोई नहीं, हम इस फील्ड में आ गए, हम बहुत खुश हैं यहां पर आकर। लेकिन जब मैं सिविल सर्विसेज क्वालिफाइड वहां उन लोगों को पढ़ाता हूं, तो मैं अपने सपने को जीता हूं वहां पर जाकर, इसलिए मुझे वो पढ़ाना अच्छा वहां पर लगता है। मैं पैसे के लिए वहां पर नहीं जाता हूं। तो जो भी पैसा मेरे अकाउंट में आता है, क्या वो GST के दायरे में आएगा? द आंसर इज नो, क्योंकि यहां लिखा हुआ था कि सर्विस प्रोवाइडेड टू, ओए होए 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 भाई साहब, सर्विस प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटीज अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर विच, पहले था यहां पर 100%, जहां पर कि पूरा का पूरा खर्चा सरकार बियर करती हो, उसे यहां पर एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अब सरकार ने थोड़ा और दिल खोल दिया है। क्या कि अगर भले ही पूरा सरकार खर्चा बियर ना करे, 75 भी अगर बियर करती है सरकार, तो भी एग्जम्पशन दे दी जाएगी। मतलब ये कि मान लीजिए कुछ खर्चा किताबों वगैरह का मुझे करना पड़ता है, या कोई और कहीं से मुझे मिलता है, या जैसे भी है, सरकार सिर्फ 75% देती है, तब भी एग्जम्पशन रहेगी। लेकिन सरकार आधा देती है, 50% मेरा, 50% सरकार का, या 50% सरकार का, 50% कोई और कंट्रीब्यूट कर रहा है, तब भी आपका GST के दायरे में आ जाएगा। 75% और मोर एक्सपेंडिचर बॉर्न बाय द गवर्नमेंट, ओनली देन इट विल बी एग्जेम्प्टेड। पहले ये 100% होने पर ही एग्जेम्प्ट था, अब अच्छा है टैक्स पेयर के लिए, और खोल दिया गया है एग्जम्पशन को। एग्जम्पशन का दायरा बढ़ा दिया गया है, परसेंटेज को घटाकर। कभी कभी कुछ कम करके दायरे बढ़ा दिए जाते हैं। ठीक है सर जी। यहां पर मैंने एक और एग्जांपल लिया है आपकी नोटिंग के अंदर आकर, आप देखिए, आपको अच्छा लगेगा। मान लीजिए यहां पर एक मेरी क्लासेस हैं, C राजकुमार क्लासेस हैं, या मान लीजिए कोई NGO है, और वो ये कहता है कि भाई जो बच्चे फिजिकली चैलेंज्ड हैं या डिसेबल है, मान लीजिए मैं ये स्कीम निकालता हूं कि जो बच्चे फिजिकली चैलेंज्ड हैं, ये सरकार ने मुझसे कहा कि हे राजकुमार, तुम बच्चों को डिस्काउंट देते को नहीं देते? मैंने कहा वैसे तो नहीं देता, पर कोई बच्चा अगर वाकई में डिस्काउंट के योग्य है तो मैं दे देता हूं। तो सरकार ने एक स्कीम निकाली कि जो बच्चे कुछ डिसेबिलिटीज से जूझ रहे होते हैं, जैसे किसी बच्चे की आंखों में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कि उनको मतलब नहीं ठीक से पढ़ा जाता है, या लेंस बहुत मोटा होता है, या उनको एक सपोर्टर साथ में रखना होता है, या किसी और तरीके से फिजिकली चैलेंज्ड हैं, तो सरकार ये कहती कि भाई काम करो, उनको तुम क्लासेस दो, पैसे तुम्हें हम देंगे, खर्चा उसका सारा का सारा हम बेयर यहां पे करके चलेंगे। हमने कहा ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इनको क्लासेस यहां पर प्रोवाइड करा दी, और जो एक्सपेंडिचर था वो सरकार यहां पर बेयर कर रही है। अब सरकार ये बोल सकती है कि ठीक है, पूरी फीस हम आपको देंगे जो अब आपकी बनती है, वो एग्जम्पशन के दायरे में आ जाएगा। ठीक है जी। सरकार कहती है 75% हम बियर करेंगे, 25% या तो तुम खुद बियर करो, या कोई और थर्ड पार्टी या कोई प्राइवेट सेक्टर जो भी है वो आपको कंट्रीब्यूट करता। इस केस में भी एग्जम्पशन वर्क करेगी। पहले नहीं करती थी, पहले ये टैक्सेबल हुआ करता था, पहले अर्लियर ये आपका यहां पर टैक्सेबल हो जाया करता था, बिकॉज पहले टोटल वर्ड लिखा हुआ था। ठीक है जी। लेकिन अब ये एग्जेम्प्ट यहां पे रहेगा। मान लीजिए सरकार सिर्फ 60% ही कंट्रीब्यूट करती है फीस का, 40% मैं खुद बियर करता हूं या कोई और बियर करता है, तो उसको टैक्सेबल यहां पे करवा दिया जाएगा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आने के चांसेस हैं कि कोई NGO है और वो कोई कोचिंग ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कराता है, और उसका जो खर्चा है वो सरकार बियर करती है, कितने परसेंटेज, उस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। 90% सरकार बियर करती है, ठीक है, इट विल बी एग्जेम्प्टेड, राइट? यस सर। आगे बात करते हैं, यहां पर आकर मेरे कबूतर आ जा तू, है ना आसान? हाँ सर जी बिल्कुल आसान। तो बस छोटी सी अमेंडमेंट माइनर से यहां पर करी गई है। हेल्थ सेक्टर के अंदर आकर हम बात करते हैं तो हमारा हो गया। स्पोर्ट्स की बात करते हैं। एक रखवाया गया था ये अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप, ये फीफा की बात कर रहे हैं सर जी। जो फीफा था अंडर 17, तो इसमें ये शब्द जोड़ दिए गए हैं, वेन एवर रीशेड्यूल्ड,
क्योंकि ये 2020 में आपका होना था, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं 2020 को कोरोना खा गया, 21 को भी कोरोना खा गया है। अब ये सरकार एज ऑफ नाउ इट इज रीशेड्यूल्ड फॉर 2022 के लिए इसको रीशेड्यूल किया गया है। अगर मान लीजिए यहां पर भी 2022 में भी अगर हालात नहीं सुधरे, हालांकि अब तो सुधर रहे हैं लेकिन पता कुछ भी नहीं कब क्या हो जाए, तो इसको आगे के लिए और रीशेड्यूल किया जा सकता है। तो टू बी होस्टेड इन इंडिया, तो पहले ये लिखा होता था कि भाई कब होस्ट करेंगे, अब बोलते कि भैया जब भी ये रीशेड्यूल होगा, जब भी होगा, चाहे 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, 6 साल बाद हो, जब भी होगा हम एग्जाम्पशन यहां पर देकर चलेंगे। तो वास्तव में ये कोई आपके लिए अमेंडमेंट नहीं है, ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, जिससे क्लैरिफिकेशन यहां पर दी गई है कि जब भी आपका फीफा विमेंस होगा तो तब उसके वो सर्विसेज दे या ले, जीएसटी की बातें नहीं करी जाएंगी। आगे बात करते हैं, यहां पर आकर एएफसी की बात करते हैं, एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन, एएफसी मालिक। इसमें बोलते हैं कि जो भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं या ले रहे हैं, विमेंस कैटेगरी के अंदर हम बात कर रहे हैं, सर्विसेज दी जा रही हैं, ली जा रही हैं। तो जैसे फीफा था ना, वैसे ही आपका ये एएफसी है, 2022 में जो खेला जाने वाला है फुटबॉल, ये एशियन फुटबॉल के द्वारा ये आयोजित, तो इस पर भी सर्विसेज दी जाए या ली जाए, जीएसटी आपका नहीं लगाया जाएगा। यहां तक कि जो इसकी टिकट होगी, एडमिशन के लिए जो टिकट होती है, उस पर भी जीएसटी नहीं होगा। यानी कि जो एएफसी है इज जस्ट फॉलो द पैटर्न ऑफ फीफा, फीफा मेंस कैटेगरी, वीमेंस कैटेगरी, ठीक है। ऐसे एएफसी आपका चाहे मेंस कैटेगरी हो चाहे वीमेंस कैटेगरी हो। तो सीधी बात यह है, मोटी बात आप ये समझ के चलें, फीफा हो या एएफसी हो, कभी भी खेला जाने वाला हो, भाई साहब मेंस कैटेगरी हो या विमेंस कैटेगरी हो, दे रहे हो तो जीएसटी नहीं है, सर्विसेज ले रहे हैं तो जीएसटी नहीं है। ये एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस है, उसी को फॉलो करते हुए हमने यहां पर ऐसा किया है। तो जब जब आपको ये फूफी मतलब फीफा और आपका ये एएफसी दिखाई दे जाए और ना आगे जीएसटी है ना पीछे जीएसटी है, इनका जीएसटी से कोई किसी प्रकार का मतलब नहीं रखवाया गया है, वैसे करके बोल दिया जाता है मेरे कबूतर। ठीक सर जी। इंक्लूडिंग टिकट, टिकट चाहे इनका 100 रुपए का हो या 1000 रुपए का हो। नॉर्मली जब टिकट की बात करते हैं तो उसमें बोल दिया जाता है कि भाई 500 रुपए तक का टिकट है तो एग्जाम्पशन है, उसके ऊपर है तो फिर जीएसटी लगा दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए स्पेशली बोला गया है, जैसे फीफा का टिकट चाहे 10,000 का हो चाहे 100 रुपए का हो, फीफा का जो मैच होगा उसके अंदर जो एंट्री लेने के लिए, तो उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाता। वैसे करके यहां पर भी बोल दिया गया कि भाई साहब कोई किसी प्रकार के यहां पर उस पर जीएसटी की बात नहीं होगी, चाहे टिकट की वैल्यू जितनी मर्जी क्यों ना हो, वो वाली बात आप यहां पर आकर देख सकते हैं। फीफा का भी एग्जाम्प्ट है और एएफसी का भी टिकट अपना एग्जाम्प्ट है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक यहां था एंटरटेनमेंट के अंदर था आपका ये 12AA करके जो था वो यहां पर आ गया है, आप देख सकते हैं उसको मालिक। ये 12AA और AB के जो आर्ट कल्चर स्पोर्ट्स एक्सपोर्ट एक्टिविटीज जो की जाती हैं वो रिकॉग्नाइज ट्रस्ट, तो जहां रिकॉग्नाइज ट्रस्ट है तो 12AA के साथ AB भी अपना आ जाता है। ठीक है, तो चलो साहब, और क्या सर जी, और क्या है, और तो आसान है। ये क्या सर जी, ये आपको याद होगा एक सर्विस हुआ करती थी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन जब अपनी सर्विसेज देता है इंडियन रेलवे को बाय वे ऑफ लाइक कि जो इंजन होता है, लोकोज कह लीजिए या वैगन्स कह लीजिए, मतलब इस तरह की जो चीजें हैं इनको आगे फाइनेंस पर लीज पर देता है बेसिकली। और जनरली लीज जो होती है जनरली 10 साल की आपकी होती है, उस पर आपका जीएसटी एग्जेम्प्ट था, लेकिन अब उसको यहां पर कर दिया गया है टैक्सेबल। नाउ इसको कर दिया गया है मेरे बच्चा टैक्सेबल। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन की तैयारियां हो रही हैं, पहले से ही इसको टैक्सेबल कैटेगरी में लाके रख दिया है, वरना कल को प्राइवेटाइजेशन अगर हो जाता है तो वहां पर ये लोग बोलेंगे कि भाई साहब जब तुम थे तो एग्जम्पशन थी, अब हम आ गए तो टैक्स लग गया। इसलिए सरकार ने कुछ कुछ चीजें आपके पहले से ही यहां पर शुरू कर दी हैं, ऐसे करके मालिक बोल दिया जाता है। ठीक सर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखो मैंने यहां नोटिंग के अंदर भी उसको हिस्सा बनाया है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, लीजिंग करते हैं इंडियन रेलवे को, तो नाउ इट इज टैक्सेबल, ऐसे करके बोल दिया जाता है। राइट, अच्छा दूसरी एक और बात, ये ट्रांसपोर्टर इंडिया का, ये बात कोई नई नहीं है, आगे जो बताने जा रहा हूं हम पहले से जानते हैं इस चीज को कि ट्रांसपोर्टर आपका इंडिया का है
और एक्सपोर्ट कार्गो का ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, चाहे वेसल के द्वारा हो या फिर आपका वो हवाई जहाज के द्वारा किया जा रहा हो। तो इनका जो प्लेस ऑफ सप्लाई होता है वो क्या लिया जाता है, हमें पता है सेक्शन नंबर 13 के मुताबिक प्लेस ऑफ सप्लाई जो होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स होता है, वो आपका यूएसए ही निकल के आएगा। तो जीएसटी की बात हमें नहीं करनी है, इसी बात को एग्जम्पशन के माध्यम से बताया जाता है और हर बार इसमें 1 साल बढ़ा दिया जाता है। पहले ये आपका 2018 था, फिर 19 किया गया, फिर 2020 किया गया, 21 किया गया, 22 किया गया। मैंने कहा भाई साहब हर साल एक सुनार जैसी चोट क्यों मार रहे हो आप, लोहार जैसा हथौड़ा मार दो, अनंत काल के लिए आप इसे एग्जेम्प्ट कर दीजिए, इसी में बेहतरी है, इसी में सबकी भलाई है। बार बार आपको यहां पर हर साल चेंजेस लाने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो बात थी आपकी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स को लेकर, ये 30 सितंबर 2022, ये पहले 2021 था, अभी 2022 कर दिया गया है। एग्जम्पशन जो की त्यों है, कहीं कोई बदलाव नहीं। तो वास्तव में प्रैक्टिकली ये भी आपके लिए कोई अमेंडमेंट नहीं है। हाय 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 सर, ये क्या है, ये वो आ गया अपना ट्रस्ट वाला चक्कर पड़ गया, सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर जी खत्म सर। एक और होगा नेशनल परमिट की बात, और यहां पर करके चलते हैं। ये एक नई आई एग्जम्पशन और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट यहां पे करवा दिया जाता है। ये मैं आपको बताऊं साहेब, ये नेशनल परमिट बनता है ना, ये ट्रक नहीं होते, एनपी लिखा देखा होगा आपने ट्रक्स वगैरह के ऊपर, एनपी नेशनल परमिट ऐसे करके होता है, ऑल इंडिया परमिट। इसके लिए लगभग 16,500 रुपए के चार्जेस लगते हैं साल भर के। और इसकी जो वेबसाइट है, भगवान झूठ न बुलाए, परिवहन.gov.in, खोलकर दिखाऊं मैं आपको, परिवहन.gov.in, परिवहन आजा वहां से मिलता है, ये अप्लाई करते हैं। आरटी ऑफिस में अप्लाई कीजिए या डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर दीजिए, परिवहन.gov.in पर जाकर। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड ऐसे करके, और सबका विकास है और सबके साथ में भाई साहब, परिवहन.gov.in। और यहां पर ऑनलाइन सर्विसेज की हम लोग बात कर लेते हैं, और इसी के अंदर बहुत सारे व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, चेक पोस्ट हो गया, एनआर सर्विस हो गया, ये हो गया नेशनल परमिट ऑथराइजेशन हो गया, ये और ऑथराइजेशन हो गए, बहुत सारी चीजें आपके यहाँ पर दे रखी हैं। तो जो नेशनल परमिट वगैरह की हम लोग बात करके चलते हैं ना मालिक, वो आपको उसके लिए यहीं पर आना पड़ता है। टोटल परमिट काउंट कितने, 1 2 3 इकाई 2.5 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख 1 करोड़ 13 लाख 50,000, इतने मतलब लगभग वही 1.25 करोड़ के आसपास मोटा मोटी कह लीजिए, इतने आपके बन चुके हैं अब तक नेशनल परमिट्स। और टोटल परमिट अमाउंट आपसे डिवाइड करोगे तो वही 16,500 के आसपास की फीस निकल के आती है। और ये डेटा यस्टरडे तक का है, और किस स्टेट में कितने हैं वो भी यहां पर जानकारी आपको दे रखी है। तो यहीं से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन दीजिएगा और आपका नेशनल परमिट बन के आ जाता है। अब यहां पर चक्कर क्या था कि ये नई एग्जम्पशन डाली गई है। एग्जम्पशन से पहले क्या था सर भाई मेरे, एग्जम्पशन से पहले ये था कि देखिए इस सर्विस को लेने वाले कौन होंगे, ऑब्वियसली बात है जो ट्रांसपोर्टर लोग हैं, जो कि अपने बेसिकली गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जीटीए जो होते हैं, उनको ये यहां पर सर्विस लेनी होती थी, और आगे ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहे होते हैं। नॉर्मली आप अच्छे से जानते हैं कि ये जो होते हैं, इनकी जो एक्टिविटी होती है वो रिवर्स चार्ज के अंदर फॉल करती है, मतलब इनकी जो एक्टिविटी है रिवर्स चार्ज में फॉल करती है। तो इनको खुद रजिस्ट्रेशन लेने की यहां पर आवश्यकता नहीं थी, इनका जो रेसिपिएंट होता था उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था। लेकिन पुराने समय के अंदर मेरे बच्चा, अगर हम इस ट्रांजैक्शन की बात किया करते थे ना, इस वाली ट्रांजैक्शन की, ठीक है, तो सप्लायर सरकार यहां पर हो जाती है, आरटी ऑफिस मतलब एक गवर्नमेंट ऑफिस हो गया, और ये एक इस व्यक्ति को यहां पर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो नॉर्मली क्या होता था कि इनको आकर रिवर्स चार्ज के अंदर रिवर्स चार्ज के अंदर आकर जीएसटी भरना पड़ रहा था, जो कि इनके लिए बर्डनसम एक प्रकार से हो रहा था। तो इसी को रिमूव करने के लिए सरकार ने कहा कि चलो ठीक है, आप तो खुद आपका टैक्स कोई और सामने वाला भर रहा है और हम अपना टैक्स आपसे भरवाएं, हम तो भरना नहीं चाहेंगे लेकिन आपको भी इससे मुक्त हम कर देते हैं। तो पहले ये जीएसटी भरा जाता था अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, क्योंकि आरसीएम के चैप्टर में आप जानते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो जाता है।
तो अब सरकार ने इसको यहां पर किया कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इसको सरकार ने जीएसटी से मालिक मुक्त कर दिया है। नाउ इट इज एग्जेम्प्टेड, जबकि अर्लियर आरसीएम के दायरे में आ रहा था। तो नेशनल परमिट की जो ये बात है ये इस प्रकार से यहां पर करवा दी जाती है। क्या लिखा है हम आपको बताते हैं यहां पर आकर। यस सर, बुक के अंदर देखते हैं। सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू गुड्स कैरेज टू ऑपरेट थ्रू आउट इंडिया और कंटीजियस स्टेट्स। अब ये कंटीजियस स्टेट कौन कौन से हैं दिखाऊं मैं आपको? हाँ जी दिखाइए। यस मैंने कर दिखाया, ये देखो ये वाले होते हैं कंटीजियस स्टेट आपके। मैंने निकाला आपके लिए, इमेज निकाली यहां से आके। अरे उठ जा थोड़ा सा ऊपर, ये वाले जो होते हैं ना, ये वाले स्टेट आपके अरुणाचल प्रदेश, साथ हैं ये अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम। ये आपके 7 स्टेट जो हैं ये आपके कंटीजियस जोन कहे जाते हैं। तो बस क्लैरिफिकेटरी नेचर है पूरे भारतवर्ष में, इंक्लूडिंग कंटीजियस जोन। इसके लिए भी ये अपना काम करके चलता है वैसे करके। तो नेशनल परमिट का मतलब ऑल ओवर इंडिया, दैट इज विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑफ एनी काइंड। ठीक है जी। अब इसी के संबंध में कुछ एक एग्जम्पशन चैप्टर के अंदर क्लैरिफिकेशंस यहां पर ऐड करी गई हैं। क्या है वो क्लैरिफिकेशंस, आइए इनकी भी हम बात मालिक आपसे कर लेते हैं। तो मैं सवाल पूछूंगा, आप उनके जवाब यहां पर दे देंगे। और तो बताइए, सबसे पहले हम बात करते हैं आंगनबाड़ी की। क्या आंगनबाड़ी को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कहा जाना चाहिए या नहीं? यस और नो। गांव में आपने देखा होगा नॉर्मली आंगनबाड़ी होते हैं। हाँ सर। शहरों में जिसको हम प्लेवे बोलते हैं, ये गांव में सरकारी प्लेवे होता है। क्या होता है ये होता है सरकारी प्लेवे होता है आंगनबाड़ी। अब हम एक बात जानते हैं, मतलब ये स्कूल की परिभाषा में आ जाता है। स्कूल क्या होता है? जो प्लेवे होते हैं या जो 12th तक की शिक्षा देते हैं, तो वो आपके स्कूल में आ जाते हैं। हमने जो स्कूल के संबंध में, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के संबंध में जो एग्जम्पशंस हैं उसके बारे में पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है? कि अगर स्कूल के लिए अगर टीसीएस की सर्विस दी जाती हैं, स्कूल के लिए अगर टीसीएस की सर्विसेज दी जाती हैं, टीसीएस कौन सी होती है सर जी? सर इसमें ट्रांसपोर्टेशन की हो, केटरिंग, सी फॉर केटरिंग मतलब इंक्लूडिंग मिड डे मील, एस फॉर सिक्योरिटी इन हाउसकीपिंग। अगर स्कूल के लिए टीसीएस की सर्विस दी जाती है तो वो एग्जेम्प्शन में आपकी कवर हो जाती है, एग्जेम्प्ट हो जाती है। सवाल यहां पर यह आता है कि अगर यही टीसीएस की सर्विसेज इंक्लूडिंग मिड डे मील हम एक आंगनबाड़ी को देकर चलते हैं तो क्या एग्जम्पशन विल वर्क? चेक यही करना है कि क्या आंगनबाड़ी को हम स्कूल की परिभाषा में रख सकते हैं या नहीं। द आंसर इज यस, क्वाइट ऑब्वियसली यस। किसी से भी पूछोगे, आम आदमी से भी, वो भी बोलेगा हाँ भैया आंगनबाड़ी एक स्कूल ही है। ठीक है जी। दूसरी बात, यहां पर ये जो मिड डे मील है, नॉर्मली इट इज गिवन बाय द गवर्नमेंट, स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन अगर मान लीजिए ये जो स्कूल को या आंगनबाड़ी को, अगर ये जो मिड डे मील है इट इज स्पॉन्सर्ड बाय द एनी कॉर्पोरेट, अपनी सीएसआर एक्टिविटीज के तहत अगर किसी कॉर्पोरेट के द्वारा किया जाता है, तो क्या वहां पर आकर भी एग्जम्पशन विल वर्क और नॉट? अगर एक रिलायंस इंडस्ट्रीज किसी आंगनबाड़ीज को गोद ले लेती है कि भैया यहां पर हम अपना काम करके चलेंगे, बच्चों को हम खाना पीना हम खिलवाएंगे, तो वो जीएसटी के दायरे में रहेगा या नहीं रहेगा? देखिए, जब टीसीएस की हम बात करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन हो, केटरिंग हो या ऐसे करके हो, तो वहां पर ऐसा नहीं लिखा हुआ कि भाई गवर्नमेंट ही करे तो होगा, ऐसा नहीं है। क्लैरिफिकेशन के तौर पे स्पेशली बता दिया गया है कि गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड हो या कॉर्पोरेट के द्वारा स्पॉन्सर्ड हो, कैसे भी करके हो, स्कूल या आंगनबाड़ी ये भी आपका स्कूल ही होता है, तो यहां पर आपका किसी प्रकार से जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। तो एग्जामिनेशन की बाहें खोलकर बताई हैं सर्कुलर्स ने। 2 बातें सीखी, नंबर 1 आंगनबाड़ी भी स्कूल है, और नंबर 2 मिड डे मील की जो सर्विसेज हैं, केटरिंग की जो सर्विसेज है, सरकार दे या कोई स्पॉन्सर्ड बाय द कॉर्पोरेट हो, वो भी आपके एग्जामिनेशन के दायरे में ही रहेगा वैसे करके। आगे सुनिए, आगे बात करते हैं यहां पर हम
कुछ एक बैकग्राउंड संबंधी बात है, पहले बैकग्राउंड समझा दूं, उसके बाद क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। सर्कुलर्स हैं, नया कुछ नहीं बताएंगे आपको, ध्यान दीजिएगा। टोल जो होता है उसमें दो कॉन्सेप्ट काम करते हैं, एक होता है टोल बीओटी, बीओटी टोल, और एक होता है आपका बीओटी एन्युटी। ये बीओटी टोल क्या है? बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर। मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए रोड है, ये रोड है आपका, ये रोड बनाया है, लाइक यमुना एक्सप्रेस वे है जैसे आपका, जेपी एसोसिएट ने वो बनाया है, तो अपना इसमें जो भी है कॉस्ट इनकर कर दी है, और इसके ऊपर अब वो टोल यहां पर कमाएगा, और जो भी टोल आएगा उससे अपना गुजारा करके चलेगा जी, जो भी उसका एक्चुअल कलेक्शन आएगा। अब यहां पर रिस्क बियरर कौन है? अगर मैं यमुना एक्सप्रेसवे की बात करूं, जो कि आपका यहां नोएडा से लेकर आगरा तक जाता है, यमुना एक्सप्रेसवे प्राइवेट है, ये जेपी एसोसिएट ने खुद अपना बना रखा है ये, और अपने हिसाब से इसमें टोल की दरें तय करते हैं। फास्टैग भी नहीं है वहां पे, क्योंकि उसका जो कलेक्शन है वो जेपी एसोसिएट के पास में जाता है। बनाया और चला रहे हैं। अब वहां पर मान लीजिए ट्रैफिक का मूवमेंट कम होता है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी कॉस्ट भी रिकवर नहीं होगी। तो यहां पर जो रोड का डेवलपर है वो रिस्क बियरिंग मोड में आ जाता है। एम आई राइट? हां सर जी, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा, एक दूसरा मॉडल होता है बीओटी एन्युटी करके, यहां पर देखने को मिलता है। उसमें सरकार बोलती है प्राइवेट पार्टी से कि आप रोड बनाइएगा, रोड बनाइए आप, और रोड बनाइए और ऑपरेट भी आप ही कीजिए उसको, जो भी एक्चुअल टोल कलेक्शन आ रहा है आप उसे करिएगा, लेकिन इसका रिस्क हम बियर करेंगे। मतलब कैसे? मतलब ये कि जो भी एक्चुअल टोल कलेक्शन आएगा उसे टोल कलेक्टर सरकार को देगा, चाहे वो 1 रुपया आ रहा है, चाहे वो 10,000 करोड़ आ रहे हैं, वो सारा का सारा पैसा सरकार को जाएगा। और इस डेवलपर का या टोल कलेक्टर का सरकार से पहले से कॉन्ट्रैक्ट होता है कि साहब मैं रोड बनाऊंगा, ऑपरेट भी करूंगा, और आप हर महीने मुझे इतने पैसे दोगे, 500 करोड़ आप मुझे हर महीने दोगे। चाहे एक्चुअल कलेक्शन 100 करोड़ की हो, चाहे एक्चुअल कलेक्शन यहां पर 1000 करोड़ की हो। तो ऐसी स्थिति के अंदर बात तो अभी भी वही है, लेकिन यहां पर जो रिस्क बियरिंग है वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है। ये बंदा अपना सेफ यहां पर आकर हो जाता है, जो कि रोड डेवलपर था। और जो पेमेंट होते हैं वो जनरली एनुअली कराए जाते हैं या हाफ ईयरली कराए जाते हैं। तो इस प्रकार जब इंस्टॉलमेंट में फिक्स पेमेंट आती है तो उसे टोल ना बोलकर बीओटी एन्युटी के नाम से जाना जाता है। हमारे एग्जेम्पशन चैप्टर के अंदर दोनों ही सिचुएशंस में टोल आपका चाहे वो एन्युटी के तौर पे मिल रहा हो, फिक्स्ड पैसा मिल रहा हो 500 करोड़ रुपए का, या फिर एक्चुअल टोल कलेक्शन पब्लिक से आकर मैं अपनी कॉस्ट रिकवर कर रहा हूं, दोनों सूरतों में एग्जम्पशन उसकी दे रखी है। ये बात हम अच्छे से जानते हैं, पूरा लिखा है मैंने। डेवलपर इन्वेस्ट करता है द मनी एंड ऑपरेट द एक्चुअल टोल, कलेक्शन गोज टू गवर्नमेंट, डेवलपर गेट करेगा प्रीफिक्स्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ओवर द पीरियड, जनरली 6 मंथ का इंटरवल होता है या साल भर का भी हो सकता है, और वैसे करके। तो यहां रिस्क बियरिंग हो जाता है गवर्नमेंट का, लेकिन जहां पर वो एक्चुअल टोल कलेक्शन करता है वहां पर रिस्क बियरिंग डेवलपर का हो जाता है। दोनों ही सूरतों में जो टोल है वो आपका एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। अब यहां पर एक क्वेश्चन निकल के आया कि सरकार मेरे पास में आई और मेरे पास में सरकार आके कहती कि आप रोड बनाइए, हम कुछ पैसा आपको अभी दे देंगे अपफ्रंट मतलब अभी दे देंगे 20% पैसा, मान लो 1000 करोड़ की आपकी, जैसे मान लीजिए गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है, डू यू नो, गंगा एक्सप्रेस वे अभी बन रहा है, और अडानी को इसका मिला है कॉन्ट्रैक्ट आई थिंक 36,500 करोड़ रुपए में मिला है। सरकार ने अडानी से कहा कि इसका सपोज 30% अमाउंट कितना आ गया जी, मोटा मोटा 30% का मतलब हो गया, लाइक सपोज करो 10,000 करोड़ मान लेते हैं, मोटी मोटी 10,000 करोड़ आप हमसे अभी ले लो, अप फ्रंट ले लीजिए, और बैलेंस पैसा जो होगा वो हम आपको किश्तों में यहां पर दे देंगे। जो भी बैलेंस पैसा है किश्तों में दे देंगे। इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा 36,500 करोड़ हम पूरा कर देंगे, आप हमारे लिए गंगा एक्सप्रेसवे यहां से लेकर यहां तक तैयार करके दीजिएगा। तो मुझे बताइए, क्या ये टोल वाली कैपेसिटी में आ रहा है? जी नहीं, ये सिंपली रोड कंस्ट्रक्शन है। अगर रोड कंस्ट्रक्शन के मामले में सरकार से पेमेंट एन्युटीज में आता है, इंस्टॉलमेंट में आता है कि ठीक है कुछ पैसा पहले दे दिए 10,000 करोड़ रुपए, बाकी इंस्टॉलमेंट में सरकार देगी, क्योंकि सरकार के पास भी इतना फंड नहीं है। सरकार भी ये चाहती है कि ये टोल लगाएंगे, वहां से पैसे आएंगे तो हम आपका पैसा भी निपटा देंगे।
देंगे। तो यहां टोल से कोई मतलब नहीं है अडानी को आकर, उसे सिर्फ अपने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को रिकवर करने का मतलब है, और वो भी सरकार से। तो क्या ये टोल वाली कैपेसिटी में आता है? द आंसर इज नो। ये आपका नॉर्मल तरीके से जीएसटी के दायरे में ही रहेगा। पूरा का पूरा 36,500 करोड़ जीएसटी के दायरे में मालिक आ जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। हां बोलो हाँ, बात समझ में आ गई हो तो हां सर जी आ गई है। अब मेरे कबूतर आगे बढ़ते हैं। सर जी आगे क्या है? आगे बता रहे हैं क्या है। आगे आ रहा है आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से संबंधित ही हमारी बात निकल कर आ रही है। क्या होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट? सर जी हम बताएं? हाँ बताइए। देखिए, स्कूल हो गया, हाँ, कॉलेज हो गया, हाँ, डिप्लोमा कोर्स कराने वाले इंस्टीट्यूट हो गए, हाँ हो गए, ये सभी के सभी आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं। कॉलेज के लिए एक बात बोलते हैं कि वो जो डिग्री वहां पर दे रहा है वो एक इंडियन लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, वैसे करके बोल दिया जाता है। जो डिप्लोमा कोर्स कराने वाले इंस्टीट्यूट है लाइक एनआईआईटी, ये भी आपके अप्रूव्ड होने चाहिए। इनको हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के नाम में हमें यह भी पता है कि एग्जाम्पशन कैसे काम करती है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। उसमें ये जानते हैं कि अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कोई भी सर्विस देती है स्टूडेंट को, फैकल्टी को या स्टाफ को, उस पर जीएसटी आपका नहीं लगाया जाता है। दूसरा, अगर वो सर्विस देती है किसी ऐसे बच्चे को जो अभी तक उसका स्टूडेंट नहीं बना हुआ है, लाइक एडमिशन टेस्ट कंडक्ट कराने की सर्विस थी, प्रोस्पेक्टस वगैरह के पैसे लिए हैं, उस पर भी आपका जीएसटी नहीं लगता है। दूसरा, हम बैक साइड पे आके बात करते हैं तो टीसीएस की सर्विस अगर स्कूल को दी जाती है तो एग्जाम्पशन में आ जाती है। टीसीएस का मतलब ट्रांसपोर्टेशन केटरिंग हो। अब केटरिंग देखिए, चाहे वो आपका गवर्नमेंट के द्वारा हो चाहे प्राइवेट पार्टी के द्वारा हो, या एस मतलब सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग हो, ये अगर आपका दिया जाता है एक स्कूल को तो सिर्फ स्कूल के लिए ही यहां पर एग्जाम्पशन दे रखी है। दूसरा था एडमिशन या मतलब एग्जाम कंडक्ट जब करवाए जाते हैं, चाहे वो फाइनल एग्जाम हो चाहे वो आपका एंट्रेंस एग्जाम हो, तो एग्जाम संबंधी जो सर्विस होती है लाइक पेपर सेट करने की सर्विस हो गई, इवैल्यूएटर की सर्विस हो गई, यहां पर कॉपी चेक करने वाले की सर्विस हो गई, तो ये जितनी भी प्रकार की सर्विस होती हैं ये सभी के लिए जरूरी होती हैं और सभी के लिए एग्जाम्प्टेड है, चाहे स्कूल को दी जा रही हो, चाहे कॉलेज को दी जा रही हो, चाहे ये एक इंस्टीट्यूट को यहां पर दी जा रही हो। तीसरा था ऑनलाइन एजुकेशनल पीरियोडिकल्स। ये जो सर्विस दी जा रही है, अगर लेने वाला एजुकेशन इंस्टीट्यूट आपका सिर्फ एक कॉलेज है तो वो वहां पर एग्जाम्पशन मिलती थी, अदरवाइज नहीं मिलती थी। अब इतना पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, और क्वेश्चन निकल के आया ये कि जो बोर्ड हैं, एजुकेशनल बोर्ड हैं, जैसे कि यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई, हीरा सीबीएसई आपका, क्या ये बोर्ड भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा? हंसिए, जोर जोर से हंसिए, बताइए। ये सीबीएसई एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं कहा जाएगा तो और क्या, इसको चैरिटेबल इंस्टीट्यूट बोलेंगे आप? आएगा, डेफिनेटली आएगा, बिल्कुल आएगा साहब। लेकिन जो परिभाषा लिखी हुई है उन शब्दों में थोड़ा सा दिक्कत, हेजिटेशन सी होती है कवर करने के लिए, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट की परिभाषा लिखी हुई है। सर्कुलर के माध्यम से बोला गया है कि देखिए यूपी बोर्ड है, सीबीएसई है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन है, एनबीए, ऑल आर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं टू द एक्सटेंट। जितना ये काम करते हैं एजुकेशन के फील्ड में, ये अपना लिमिटेड मैनर में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट निश्चित तौर पर कहे जाएंगे, कहा जाएगा। जैसे ये अपना एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं उस पर जीएसटी नहीं होगा, ये एक्रेडिटेशन फी लेते हैं कॉलेजेस वगैरह से, उस पर जीएसटी लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा? सर निश्चित तौर पे लगाया जाएगा, क्योंकि ये जो एक्रेडिटेशन फी ली जा रही है करोड़ों में। अगर मान लीजिए मैं सीबीएसई के तहत कोई स्कूल चलाना चाहता हूं, उसकी मान्यता प्राप्त करना चाहता हूं, तो आई थिंक मुझे दसियों करोड़ रुपए देना पड़ जाएगा, डिपेंड अपॉन मैं किस लोकेलिटी के अंदर वो स्कूल चलाने की बात कर रहा हूं। अच्छा खासा अमाउंट मुझे सीबीएसई को वहां पर देना पड़ता है, इसकी रिकॉग्नाइजेशन पाने के लिए, इसका एक्रेडिटेशन मुझे पाने के लिए। तो क्या इसके लिए एग्जाम्पशन है? कहीं पर नहीं है। उसमें लिखा था एग्जाम्पशन के अंदर कि सर्विस दी जाती है जब स्टूडेंट को, फैकल्टी को, स्टाफ को, ओनली देन एग्जाम्पशन विल वर्क, अदरवाइज वो एग्जाम्पशन काम नहीं करती है मेरे कबूतर। ठीक सर जी, तो ये आपका जीएसटी के दायरे में रहेगी। दूसरा, ये जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है सीबीएसई या यूपी बोर्ड जो भी है, उसके लिए जो चार्ज लिए जाते हैं, एग्जामिनेशन फी जो जाती है बोर्ड को, तो वो आपकी जीएसटी के दायरे से बाहर रहती है, क्योंकि ये किस में कवर हो जाएगी? ये कवर हो जाएगी आपकी एग्जाम रिलेटेड सर्विसेज, चाहे वो एडमिशन एग्जाम हो चाहे वो आपका फाइनल एग्जाम हो, उससे संबंधित जो सर्विसेज हैं, एनी काइंड ऑफ सर्विसेज, वो आपकी यहां पर जीएसटी के दायरे से बाहर हो जाती हैं, वैसे करके मालिक बोल दिया जाता है। ठीक है जी, तो यही है बस। तो इसमें तो कोई भी बता देगा, रिक्शे वाले से पूछ के देखना कि देखिए स्कूल तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, लेकिन सीबीएसई जो बोर्ड है, जो बिल्डिंग दिख रही है आपकी प्रीति विहार में जाकर देखिए दिल्ली में, क्या वो भी आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट है? हाँ बोलो हाँ, ये उसी का फोटो है, प्रीति विहार दिल्ली में है सीबीएसई की बिल्डिंग। ओके, आगे चलिए साहब, आगे क्या है? हाँ आगे क्या है? आगे है बड़े शानदार वाली बात है, मैं आपको बताऊं, याद दिलाना चाहता हूं। आपने सुन रखा होगा आर्टिकल नंबर 243G और डब्ल्यू के बारे में। इसमें हमने यही सीखा था कि अगर आर्टिकल नंबर 243G और डब्ल्यू के तहत 243G और डब्ल्यू के तहत
सरकार कोई भी सर्विस जो इसके अंदर सर्विसेज आती हैं, जैसे लैंड कंसोलिडेशन की सर्विस आ गई, स्ट्रीट लाइट की सर्विस आ गई, पार्क मेंटेनेंस की सर्विस आ गई, जितनी भी तरह की सर्विसेज इसके तहत में आती हैं उन पर आपका जीएसटी नहीं लगाया जाता है। ये बात जानते हैं? हां सर, हां। दूसरी बात कि यहां पर आकर मेरे बच्चा ये भी लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट ये काम खुद नहीं करते, विच आर स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 243G और W, इनको आउटसोर्स कर देते हैं। तो अगर आउटसोर्स करते हैं और बाहर से सर्विस दी जाती है, या तो 100% सर्विस एलिमेंट है तो भी एग्जम्पशन रहेगी, और यह भी बोल दिया गया था कि अगर चलो ठीक है यार 75% दैट इज 25% तक अगर गुड्स इन्वॉल्व है, दैट इज एटलीस्ट 75% तक सर्विस एलिमेंट अगर मौजूद है इसके अंदर, तो भी यहां पर आपके एग्जम्पशन विल वर्क। मतलब कुल मिलाकर यह कि आर्टिकल 243G और W के तहत 75% से लेकर 100% तक अगर सर्विस एलिमेंट मौजूद है तो वहां पर आपका जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। यानी कि गुड्स की जो इन्वॉल्वमेंट है, अगर कंपोजिट सप्लाई है, गुड्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो 25% तक हो सकता है। ये बात आप पहले से जानते थे। अब एक नई जानकारी मैं आपको यहां पर दे रहा हूं जो आपको शायद पहले से नहीं पता था। संविधान के अंदर, संविधान की बात नहीं है, लॉ की बात नहीं है, संविधान की बात नहीं है, कि जब आर्टिकल नंबर 243G और W है ना, इसके अंदर हमने तो इलस्ट्रेशन के तौर पे बताया था, 5-6 काम बता दिए भाई कि ये काम है जो इसके अंदर आते हैं। वन ऑफ द एक्टिविटी, संविधान देखने पर पता लगता है कि वन ऑफ द एक्टिविटी है कि मिलिंग ऑफ व्हीट इनटू फ्लोर, मतलब गेहूं से आटा बनाना या धान से चावल तैयार करना। ये जो मिलिंग वाला काम है, ये मिलिंग का काम होता है और फिर इनकी पैकिंग भी कराई जाती है। किस पर्पज के लिए? फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बाय स्टेट गवर्नमेंट। सरकार आटा और चावल ये गरीब जनता में डिस्ट्रीब्यूट करती है। कोरोना टाइम में भी देख लीजिए, राशन के हिसाब से भी देख लीजिए, ये डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये जो एक्टिविटी है, दिस एक्टिविटी इज कवर्ड अंडर आर्टिकल नंबर 243G और W। अब सरकार ने यह काम आउटसोर्स कर दिया कि भाई सुनो, राइस मिल को अपॉइंट किया या फ्लोर मिल को अपॉइंट कर दिया कि आप गेहूं से आटा बनाएंगे, बनाकर हमें देंगे, गेहूं आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, गेहूं से आटा आप बनाकर देंगे, पैकिंग करेंगे और हमें आप सप्लाई करेंगे, जिससे कि हम आगे पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो ये जो एक्टिविटी यहां पर की जा रही है, एक फ्लोर मिल के द्वारा गवर्नमेंट को सर्विस दी जा रही है, आटे की पिसाई करके पैकिंग करके, क्या ये जीएसटी के दायरे में रहेगी या नहीं रहेगी? नॉर्मली अगर आप बात करते, आपको यह जानकारी ना होती कि दिस एक्टिविटी इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 243G और W, तो शायद आपका जवाब यही आता कि हां सर जीएसटी के दायरे में आ जाएगी। पर यह जानने के बाद कि दिस एक्टिविटी इज कवर्ड, ऑल्सो कवर्ड अंडर संविधान के आर्टिकल 243G और W में कवर्ड है, तो इसका मतलब अब आंसर आएगा आपका नहीं कि सर ये एग्जम्प्ट हो जाएगा, बशर्ते कि गुड्स का जो कंपोनेंट है वो 25% से ऊपर नहीं होना चाहिए। गुड्स कहां से आ गया इसमें? भाई आटे की पिसाई करी है, अब उसकी पैकिंग भी करेंगे वो, है ना, तो पैकिंग मटेरियल भी इसमें लगता है और उसका फोर्टिफिकेशन भी किया जाता है। फोर्टिफिकेशन क्या होता है? पिसाई के दौरान कुछ सारे जो उसके पोषक तत्व होते हैं या जो मिनरल्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, तो उनको वापस ऐड बैक किया जाता है। जैसे बिस्लरी की बोतल पे देखना आप, उसमें लिखा होगा विद एडेड मिनरल्स, कि फिल्ट्रेशन के दौरान जो मिनरल्स इसके खत्म हो गए थे, हम उन मिनरल्स को वापस ऐड बैक करते हैं। ऐसे ही यहां पर मिनरल्स को ऐड बैक करते हैं हम चावल और गेहूं के अंदर। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोर्टिफिकेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? फोर्टिफिकेशन, कि मिनरल्स को ऐड करना मतलब फोर्टिफिकेशन। तो यहां जैसे लिखा है, एक इमेज डाली मैंने, फोर्टिफाइड आटा, यानी कि ये विद एडेड मिनरल्स है। पौष्टिक आटा, स्वस्थ प्रदेश, बहुमुखी विकास हमारा उद्देश्य। तो जो भी गेहूं चावल है उसको फोर्टिफाइड किया जाता है। तो फोर्टिफाइड के कराने के लिए उसमें जो मिनरल्स ऐड किए गए हैं वो भी गुड्स कंपोनेंट होता है। तो पैकिंग का, मिनरल्स का, कुल मिलाकर उस पूरे के अंदर, पूरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो गुड्स का एलिमेंट है वो 25% से ऊपर अगर नहीं जाता है तो वहां पर एग्जम्पशन अवेलेबल करवा दी जाएगी। वही मैंने मालिक यहां पे लिखा हुआ है कि जो भी यहां पर लाइक पैकिंग मटेरियल है, मिनरल्स हैं फोर्टिफिकेशन के लिए, वो आपके मे ऑल्सो बी यूज्ड, तो वहां पर एग्जम्पशन मिल जाएगी। लेकिन इनका जो है वो आपका मैक्स टू मैक्सिमम 25% तक अगर बनता है तो फिर आपको एग्जम्पशन यहां पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। वैसे करके बोल दिया जाता है। ठीक सर ये क्या है? कोई देख के बताएगा ये चित्र किसका है? ये क्या है?
सर ये जो है, सर ये ट्रक दिख रहा है, इसके अंदर छोटा सा एक ट्रक हमें दिखाई दे रहा है, ये रहा, और ट्रक के आसपास ये पता नहीं सर क्या रखा हुआ है भाई साहब, ये ओवरलोड कहें से, ये तो झंडू बना हुआ है बिल्कुल ये तो एकदम झंडू बना हुआ है। तो क्या इसको हम ऐसे सर पे बाल हों किसी के बहुत ज्यादा है ना, तो इसको बोलेंगे ओवरलोड। तो जो टोल वाले हैं इससे टोल ज्यादा लें या कम लें? देखिए नॉर्मली टोल का नियम ये होता है कि अगर नॉर्मल लोड लेके चल रहे हैं आप जो है, तो फिर आपसे बेसिक टोल लिया जाता है जो बनता है उनका, लेकिन अगर आप ऐसे हालात में जा रहे हैं तो आपसे टोल ज्यादा चार्ज किया जाता है। एक तरफ से फाइन कह लो, पेनल्टी कह लो, जो आपको ठीक लगे वो कह लीजिए। जैसे मान लीजिए लोड विद इन द लिमिट है तो बेसिक टोल लगा आपको 500 रुपए का, उस पर तो जीएसटी आपका आता है नहीं, आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन ओवरलोड के केस में आपको एक्सटेंडेड टोल देना पड़ता है, बढ़ा हुआ टोल यहां पर आपको देना पड़ता है, 2 गुना 4 गुना 1.5 गुना जो भी है। तो क्या अगर जो एक्सटेंडेड टोल दिया गया है, नॉर्मली कुछ लोगों से फाइन पेनल्टी के नाम से भी जानते हैं, तो क्या वो जीएसटी के दायरे में आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि फाइन पेनल्टी जीएसटी के दायरे में आते हैं, लेकिन टोल जो है वो आपका जीएसटी के दायरे से बाहर है। तो क्या मानूं इसे, मैं पेनल्टी बोलूं या फिर इसको एक्सटेंडेड टोल बोलूं? ज्यादा सुंदर शब्द यही है भैया, टोल बोलिए, और उस पर जीएसटी नहीं है। तो कुल मिलाकर यह है कि जो भी आपसे वहां पर टोल कलेक्ट किया जा रहा है, टोल पॉइंट पर आकर, टोल प्लाजा पे आके, चाहे वो बेसिक टोल है चाहे एक्सटेंडेड है, जीएसटी की बात टोल प्लाजा पर कतई भी नहीं करी जाएगी। ये वाली बात यहां पर आपको बताई जा रही है, और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है, राधे, ऐसे करके यहां पर हो जाता है साहिब। उसके बाद एक छोटी सी बात यहां पर और की जाती है, हम अच्छे से जानते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी डीटीसी है, पुरानी बात कर रहा हूं, डीटीसी है, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग है, और टाटा से ये अपनी जो बसेस हैं वो किराए पर लेती हैं, जिसकी कैपेसिटी 12 प्लस होती है। हायरिंग ऑफ बस यहां पर की जाती है, इस पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है। हायरिंग की बजाय अगर शब्द आ जाए रेंटिंग, तो बताइए साहब क्या एग्जम्पशन काम करेगी? द आंसर इज यस। यही यहां पर सर्कुलर ने बताया है कि फॉर दिस पर्पस हायरिंग और रेंटिंग को हम एक ही मानकर चलेंगे, हालांकि थोड़ा सा शब्दों में अंतर आ जाता है, बट फॉर दिस पर्पस रेंटिंग और हायरिंग एक ही मीनिंग लिया जाएगा, बिकॉज हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ एक लीजिंग टाइप का है, तो वहां पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। तो रेंटिंग हो, और मैं कह रहा हूं ये सर्कुलर आप ना भी पढ़ते और रेंटिंग लिखा हुआ होता और ये लिखा हुआ था, तब भी आप इसको एग्जाम्प्ट ही करके आते। हाँ बोलो, हाँ हाँ सर जी हाँ। तो आज की मुलाकात यहीं पर रखकर चलते हैं हम, अगली मुलाकात में इसको हम कंप्लीट कर देंगे। और आज हमने कितना पढ़ा? अच्छा, ये जो सर्कुलर्स आपके दे रखे हैं, यहां पर मैंने सबकी डिटेल दे रखी है। आंगनबाड़ी मिड डे मील आपका ये आ गया मालिक। उसके बाद में ये आपका एन्युटीज जो कंस्ट्रक्शन के लिए थी वो यहां पर आ जाती है साहिब। उसके बाद में ये जो आपके बोर्ड है सीबीएसई वगैरह, ये भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उनकी बात यहां पर आ गई। जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी मैंने आपको दे रखे हैं। फोर्टिफिकेशन की जो बातें हैं आपकी वो यहां पर आ गई, जो अभी हमने आर्टिकल 243G और W पढ़ा। ओवरलोडिंग चार्जेस की बात हमने यहां पर आकर कर ली है। हायरिंग और रेंटिंग एक ही लिया जाएगा, वो वाली बात आपकी यहां पर ऐसे करके आ जाती है। और उसके बाद फिर अगला चैप्टर आएगा। अगले चैप्टर के अंदर पता है मैंने क्या है, ई इनवॉइसिंग के अंदर छोटी सी अमेंडमेंट है, लेकिन मैंने चैप्टर को बहुत ही बेहद शानदार तरीके से ड्राफ्ट किया है अच्छे से, और उसका पूरा प्रोसेस मैंने दिया है। और ये मेरी इस बार जो कॉम्पैक्ट बुक है, जो कॉम्पैक्ट बुक मैंने तैयार की इस बार, वो बहुत ही शानदार तरीके से उसको रीडिजाइन मैंने कर रखा है वैसे करके। ठीक है, तो आज यहीं पे रख के चलते हैं, बाकी बातें अपनी अगली क्लास में करके चलेंगे। और आज हमने कितना सीखा, कितना सीखा, किताब देखने की जरूरत है नहीं आपको, आप सिर्फ यहां पर आ जाइए, आपको सारी सीख मिल जाएगी। इंटरमीडियरी वो एजेंट है जो कि रेस्पॉन्सिबल एजेंट नहीं होता है। ठीक है, जो गुड सर्विस या सिक्योरिटीज के लिए दो पार्टीज को मिलाता है, लेकिन इस मेन ट्रांजैक्शन के लिए खुद की जिम्मेदारी नहीं होती है। इंटरमीडियरी वाले केस के अंदर एक मेन ट्रांजैक्शन होती है, एक एंसिलरी ट्रांजैक्शन होती है, ट्राई पार्टी होती है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग वाली पोजीशन को हम लोग इंटरमीडियरी वाली कैटेगरी में नहीं रख के चलते हैं। ठीक है सर जी। उसके बाद में यहां पर हमें सीखने को मिला कि पर्सन की डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ा। 14 तरह के पर्सन का वहां पर जिक्र किया गया है। हर एक पर्सन अपने आप में अलग अलग यहां पे रखवाया जाता है। हर एक पर्सन अपने आप में मालिक अलग अलग होता है। ठीक सर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमने देखा वहां पर कि एक ही पर्सन, देखो सबका पैन अलग होता है, इंडिविजुअल का पैन अलग होगा, पार्टनरशिप फर्म का पैन अलग होगा, कि हमने उसमें यह देखा था कि अगर एक पर्सन के दो स्टैब्लिशमेंट हैं दैट मे बी डीम्ड डिस्टिंक्ट, लेकिन अगर पर्सन ही दो हो तो कभी भी डीम्ड डिस्टिंक्ट नहीं हो सकते, वो ऑलवेज रियल डिस्टिंक्ट ही कहे जाएंगे। वही बात के ऊपर एग्जांपल यहां पर दिया गया था कि एक होल्डिंग है सब्सिडरी इंडिया में है और एक दूसरी उसकी होल्डिंग सब्सिडरी अपनी इंडिया के बाहर में है।
वो विदेशी नियमों के मुताबिक है, फॉरेन कंपनी फॉरेन लॉ के द्वारा है, ये इंडियन लॉ के द्वारा है, तो पर्सन की डेफिनेशन के मुताबिक ये दो अलग अलग हेड में लिखी हुई है, ये दो अलग अलग पर्सन है, इनको रियल डिस्टिंक्ट माना जाएगा और इनके बीच में अगर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का मूवमेंट आ रहा है तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की परिभाषा में भी कवर हो जाती है। अकॉर्डिंगली सारे प्रकार के बेनिफिट यहां पर सप्लायर को अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई एमआरओ की बात हुई। एमआरओ पहले एयरक्राफ्ट के लिए भी और एक अब उस के लिए भी कर दिया गया कि एमआरओ के केस के अंदर जो इंटरनेशनल प्रैक्टिस के मुताबिक बोला जाता है कि जो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होगे उसी को यहां पर हम अपना प्लेस ऑफ सप्लाई बनाकर चलेंगे, वैसी वाली बात बोल दी जाती है। एग्जम्पशन चैप्टर के अंदर जहां जहां पर भी आपका 12AA लिखा हुआ था वो आपका यहां पर आ जाएगा। ये आपका उसमें भी था, एंटरटेनमेंट वाली कैटेगरी के अंदर भी आ रहा था आपका कि जो आर्ट कल्चर स्पोर्ट्स वाली जो एक्टिविटी होती हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाती हैं या ट्रस्ट के द्वारा की जाती हैं उसमें भी बात लिखी हुई। तो जहां जहां पर आपका बेसिकली ट्रस्ट का जिक्र किया गया है तो 12AA/AB यहां पर आपका बताया गया है, तो वो मैंने आपको बता दिया। एजुकेशन के संबंध में अगर सरकार हमें फंड कर रही है 75% या उससे ज्यादा, 75 से लेकर 100% तक सरकार फंडिंग कर रही है, सरकार पैसा दे रही है, सरकार एक्सपेंडिचर को बेयर कर रही है, तो एग्जम्पशन वर्क करके चलेगी। जहां भी फीफा, फूफी और एशियन फुटबॉल आपको मिल जाए, दे रहे हैं ले रहे हो भाई साहब, जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। यहां तक इनकी जो एडमिशन फी है, एंट्री टिकट है, उस पर भी जीएसटी नहीं होगा। बेहतरीन बात यह है कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो इंडियन रेलवे को ये वैगन लोकोज वगैरह दिया करता था, अब ये आपका टैक्सेबल हो गया है। शायद ये हमारे प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ते हुए कदम है। एक्सपोर्ट कार्गो के संबंध में बेसिकली ये पहले से भी एग्जाम था, अभी भी एग्जाम है। 2021 का 2022 यहां पे करवा दिया गया है। जो नेशनल परमिट बनाकर दिया जाता है आरटीओ की तरफ से, पहले ये रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल हुआ करता था, लेकिन अब इसको एग्जाम्प्ट यहां पर कर दिया गया है। और आगे है आपका सर्कुलर्स। आंगनबाड़ी भी एक स्कूल है और मिड डे मील यहां पर अगर कॉर्पोरेट सेक्टर भी देता है तो वो भी आपका एग्जाम्पशन में ही फॉल करके चलेगा। बोट चाहे टोल चाहे नॉर्मल एक्चुअल कलेक्शन के आधार पे हो या एन्युटी प्रीफिक्स्ड अमाउंट जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है उसके आधार पर, वो तो आपका एग्जाम्प्ट होता ही होता है। लेकिन अगर सिंपली रोड कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट हो कि रोड बनाइए, गंगा एक्सप्रेसवे बनाइए, 10,000 करोड़ अभी ले लो, बाकी पैसा किस्तों में देंगे, तो ये आपका नॉर्मल तरीके से जीएसटी के दायरे में रहेगा। जो यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, ये भी आपके लिमिटेड मैनर में एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं और जितने तक ये एग्जाम्पशन में फॉल करेंगे इनके ऊपर अप्लाई किया जाएगा। आगे है आर्टिकल 243G और W के अंदर ये मिलिंग की एक्टिविटीज भी आती हैं, इंक्लूडिंग फॉर्टिफिकेशन जो करके देते हैं, ये पैकिंग मेटल वगैरह लगा के देते हैं। अगर 25% तक गुड्स इन्वॉल्व है और सरकार को अपनी सर्विस दे रहे हैं बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट को, तो यहां पर भी एग्जाम्पशन आपकी काम करके चलेगी। ओवरलोड के संबंध में अगर एक्सटेंडेड टोल चार्ज लगते हैं तो उनको भी यहां जीएसटी के दायरे से मुक्त रखा जाएगा। रेंटिंग हायरिंग इस पर्पज के लिए सेम है, यहां पर कोई किसी प्रकार की जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय है और टाटा है और लव यू है सबके लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, ठीक है बच्चा? हाँ सर जी, बाय बाय।